हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूटैप। एंड जो मच अवेटेड यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी का नोटिफिकेशन है वो आ गया है ऑलरेडी। एंड उसके तहत आई नो आपकी जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम का वो भी शुरू हो गया होगा। उसी में आपको थोड़ा हेल्प करने के लिए एड्यूटैप आपके लिए लाया है ये सीरीज़। एंड इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन द यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जामिनेशन, एंड वो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर कोड्स एंड सोशल सिक्योरिटी। नाउ इसी के तहत, क्योंकि ये थोड़ा सा इस बार चेंज हुआ है, अर्लियर लेबर कोड्स नहीं थे, तो कभी यूपीएससी ने अपनी ईपीएफओ को नोटिफिकेशन में कभी दिया भी नहीं, हमेशा यही देता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, इतना ही सिलेबस होता था। लेकिन अभी इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस के तहत इन्होंने सिलेबस दिया है इस बार, पहली बार, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर कोड्स एंड सोशल सिक्योरिटी। सो ये लेबर कोड्स हमारे लिए बिल्कुल नए हैं। एंड इसी के चलते हुए इसका जो प्रिपरेशन थोड़ा आपको इजी करने के लिए एड्यूटैप आपके लिए ये सीरीज लेके आया है, जहाँ पे हम लोग ये लेबर कोड्स, जो 4 लेबर कोड्स है, उसको अच्छे से, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है इनके तहत, वो हम लोग इस सीरीज में पढ़ेंगे। तो ये 4 लेबर कोड्स ऑलरेडी हमने इसका इंट्रो वीडियो भी डाल चुके हैं। तो ये 4 लेबर कोड्स हम लोग 8 क्लासेस में करने वाले हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स में हम इसको कवर करेंगे। सो 10 आवर्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स आप मान सकते हो। तो इसी सीरीज का जो पहला क्लास या पहला वीडियो है, ये जो आज हम लोग करने वाले हैं। एंड यहाँ पे आज हम लोग करने वाले हैं द कोड ऑन वेजेस 2019, ये पहला लेबर कोड है। एंड ये हम लोग एक ही पार्ट में करने वाले हैं, अनलाइक अदर लेबर कोड्स, जैसे कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड द ओएसएच कोड, ये सारे हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में करने वाले हैं क्योंकि वो बहुत लंबे हैं। तो ये वाला जो कोड है, द कोड ऑन वेजेस 2019, ये हम लोग एक पार्ट में करने वाले हैं, जो अब कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है हमारी तरफ से, और ये अनाउंसमेंट है रिलेटेड टू द 2-डे डेमो कोर्स जो एड्यूटैप ने लॉन्च किया है फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे कई बार बच्चों का रहता है कि बिफोर परचेसिंग एनी कोर्स, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द मास्टर कोर्स, जहाँ पे सारे कंपोनेंट्स का कवरेज है इस कोर्स में जो यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम का है। तो यहाँ पे बिना उसके क्वालिटी देखे, बिना उसका स्ट्रक्चर देखे, कोर्स का बिना कवरेज देखे, थोड़ा खरीदने के लिए दे थिंक। सो फॉर दैट आपको इसका पूरा एक एक्सपीरियंस दिलाने के लिए एक 2-डे डेमो कोर्स लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आप मात्र 1 रुपये में इस कोर्स को खरीद सकते हैं। एंड इस कोर्स की वैलिडिटी होगी आपका 2 डेज के लिए, दैट इज 48 आवर्स। एंड इस टाइम पे आपको ये जो मास्टर कोर्स में जो भी कंटेंट है, जो भी कंपोनेंट्स है, जो भी उनका उसका कंटेंट है, दैट ऑल वुड बी अवेलेबल टू यू। आप उस कोर्स को देख सकते हो, जहाँ पे हमने कंटेंट को प्रोवाइड किया है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट क्लासेस और द वीडियोस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मैगजीन्स, चैप्टर क्विजेस, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग आप सभी एक बार चेक कर सकते हो। एंड आप गॉज कर सकते हो कि हाँ, किस तरह का क्वालिटी है कंटेंट का, किस तरह का कवरेज है कोर्स का, एंड इसका स्ट्रक्चर किस तरह से, एंड एवरीथिंग। एंड अकॉर्डिंगली आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो टुवर्ड्स द परचेज ऑफ द मास्टर कोर्स। तो ये आप इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इसका लिंक प्रोवाइड किया गया है। तो बहुत कम स्टेप्स है जिसके चलते हुए आप ये कोर्स खरीद सकते हो एंड इसका एक्सपीरियंस ले सकते हो मास्टर कोर्स का। ना अगर कोड ऑन वेजेस 2019 देखा जाए तो ये 9 चैप्टर्स में कवर्ड है, अनलाइक अर्लियर जहाँ पे पार्ट्स में या फिर डायरेक्टली सेक्शंस में ही कवर्ड थे लेबर लॉस। लेकिन यहाँ पे जब कोड्स में आ गए तो इसको चैप्टर वाइज बनाया है। सो कोड ऑन वेजेस में 9 चैप्टर्स है, हम लोग एक एक चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जो एग्जाम रिलेवेंट है, वो सब हम लोग बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। नाउ ये लेबर कोड है, इट अकोमोडेट्स 4 मेजर लेबर लॉस जो है उसमें सब्स्यूम्ड है या अकोमोडेटेड है। एंड ये कोड ऑन वेजेस इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, जहाँ पे भी जिस किसी एस्टेब्लिशमेंट में जो इस कोड के दायरे में आएगा वहाँ पे ये लागू होगा, रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी जहाँ पे वो मौजूद है।
अब जो 4 एक्ट्स, जैसे मैंने बताया 4 लेबर लॉस या लेबर एक्ट्स इसमें सब्ज्यूम किए गए हैं, वो 4 लेबर लॉस या लेबर एक्ट्स कौन से हैं? तो इसमें है द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ये चारों ही इस कोड में सब्ज्यूम किए गए, मतलब समा दिया गया है इसमें, ठीक है। एंड इनको अर्लियर वाले जो एक्ट है उसको रिवोक या रिपील किया गया, मतलब वो अभी वोग में नहीं है। सो जो भी है वो कोड ऑन वेजेस ही है, इसी के तहत इनको ये फॉलो करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशंस को, जिनके ऊपर भी ये कोड लागू होता है। नाउ जैसे कि मैंने पहले बताया है कि इसमें 9 चैप्टर से हम लोग एक एक चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उन्हीं को देखेंगे। एंड यहाँ पे चैप्टर 1 है जिसका टाइटल है प्रिलिमिनरी चैप्टर, प्रिलिमिनरी है इसका टाइटल। एंड इसमें 4 मेजर सेक्शंस है। अब आगे बढ़ते हुए देखेंगे इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उनको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन 2, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमने देखा है कि कई सारे चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स में कई सारे ऐसे आपको टर्म्स दिखेंगे। ओके, उन टर्म्स का जो डेफिनेशन है या फिर उनका इंटरप्रिटेशन है वो इस सेक्शन में कवर किया गया है। सो हम लोग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है उनका डेफिनेशन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला देखेंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। दो ये लेबर कोड, लेबर लॉस, ये जो भी है दैट ऑल हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, जो किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उसके बाद उनका इम्प्लीमेंटेशन वो किस तरह से चल रहे हैं, फिर कंपनीज का रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में होते हैं, तो इन्होंने उनका जो वर्क है वो डिवाइड किया है। सो यहाँ पे कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज है जिनका पूरी तरह से करता धरता जो बोल सकते हैं दैट वुड बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज है जिनका करता धरता होगा उनका रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसे कैसे इंडस्ट्रीज आते हैं, जैसे कि जो एस्टैब्लिश किए गए हैं डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने एस्टैब्लिश किया तो ऑब्वियसली उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे पूरा देखना। रेलवेज, मेजर पोर्ट्स, माइंस, ऑयल फील्ड्स, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं, क्योंकि लेबर एक ऐसा सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट में आता है, मतलब जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है, उसे उसी अंडरलाइन प्रिंसिपल के तहत ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का दिया गया है, ठीक है। एंड जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज है, कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी सेंट्रल एक्ट, लाइक आपका ईएसए एक्ट के तहत ईएसए कॉर्पोरेशन लॉन्च किया गया है, तो उस तरह के कॉर्पोरेशन वो सब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में ही रहते हैं। उसके बाद जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उनके सब्सिडरीज है, ऑटोनमस बॉडीज है जो कंट्रोल किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, इंक्लूडिंग अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कोई एस्टैब्लिशमेंट लॉन्च किया गया है जो मेन बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में ही होते हैं। सो उनका इन सब का अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद आता है जो इन एस्टैब्लिशमेंट्स, ये इंडस्ट्रीज या ये जो एस्टैब्लिशमेंट्स है इनको छोड़ के बाकी सारे इंडस्ट्रीज या एस्टैब्लिशमेंट्स आते हैं, उनका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट। लाइक फॉर एग्जांपल आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गए, आपके फार्मा इंडस्ट्री हो गया, या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, तो वो सारे हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं। सो नेक्स्ट सेट ऑफ डेफिनेशंस में जो आता है दैट इज द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब क्या है, जो भी पर्सन है अगर वो किसी को एम्प्लॉय कर रहा है, वन और मोर एम्प्लॉयज है उसके साथ, इधर डायरेक्टली भी हो सकता है या फिर इनडायरेक्टली भी हो सकता है, क्योंकि वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर करके किया है उसका एम्प्लॉयमेंट, तो इवन इन ऑल दैट केसेस उसको उस पर्टिकुलर वर्कर के लिए जिसने भी जॉब दिया है वो उसका एम्प्लॉयर बन गया है। वही गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स में एम्प्लॉयर किसको मानेंगे, अगर वो स्पेसिफिकली सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट रन कर रही है तो उसका जो अगर स्पेसिफाइड अथॉरिटी मेंशन किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, इस डिपार्टमेंट के लिए ये हेड ऑफ ये अथॉरिटी है, तो वो उसके लिए एम्प्लॉयर बनेगा। या फिर उसका अगर कुछ नहीं उन्होंने मेंशन किया है तो उस डिपार्टमेंट का जो भी हेड होगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉयर। एंड
कोई लोकल अथॉरिटी जैसे कि लोकल अर्बन बॉडीज है एक्सेट्रा, तो उसके लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनके एम्प्लॉयर बन जाएंगे। मैं एम्प्लॉयर के बारे में इतना स्पेसिफिकली क्यों बता रही हूँ, देखिए जब लेबर लॉज या कोड्स जो भी एप्लीकेबल होते हैं, कई बार उनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन भी होता है, कुछ नोटिस देना पड़ता है डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट को भी या एम्प्लॉयर को भी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन उनको भी कुछ नोटिस टाइम टू टाइम भेजना पड़ता है रिलेटेड टू वेरियस इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। तो उसके लिए हर बार जो ओनर है वही नहीं रहता है, वो कई बार अपनी तरफ से कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं एंड वो ये सारे काम करते हैं। तो इसके लिए हमें एम्प्लॉयर कौन है जानना बहुत ज़रूरी है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा है किसी को स्पेसिफाई नहीं किया है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसका एम्प्लॉयर होगा। तो मतलब कोई भी लेटर फॉर एग्जांपल उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए कुछ समन आया है या कुछ आया है नोटिस, तो वो इस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के नाम पे आएगा। ठीक है, इसके अलावा एम्प्लॉयर के इसमें तौर में कौन कौन आप इंक्लूड कर सकते हैं। एम्प्लॉयर मतलब इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग पर्संस, लाइक किसी फैक्ट्री है, वो ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, वो जो ओनर है वो तो एम्प्लॉयर होगा ही, लेकिन अगर वहाँ कोई मैनेजर मैनेज कर रहा है देन मैनेजर विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयर, ऑल्सो एन एम्प्लॉयर। ओके, एंड अगर कोई अदर एस्टेब्लिशमेंट है जैसे कि जो पर्सन का अल्टीमेट कंट्रोल है उस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट में, वो कंसिडर किया जाएगा एम्प्लॉयर। एंड इफ कंट्रोल इज गिवन टू समवन, ऑब्वियसली डायरेक्टली कंट्रोल किसी को भी दिया है तो देन दैट कैन बी द मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो भी है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉयर। वही कॉन्ट्रैक्टर में कॉन्ट्रैक्टर को ट्रीट किया जाएगा एज एन एम्प्लॉयर, बिकॉज वही तो कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर या वर्कर लेके आ रहा है। अगर कई बार एम्प्लॉयर सडनली उसकी डेथ हो गई है एंड जब तक नया जो उसका हेयर है, लीगल हेयर है, नॉमिनी जो भी है, वो बनता नहीं है उसका हेड, तब तक उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उसका एम्प्लॉयर माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले ये अलग अलग लेबर लॉ में अलग अलग डेफिनेशन था, लेकिन अभी ये बिल्कुल स्टैंडर्डाइज किया गया है। यही डेफिनेशन आपके लिए एप्लीकेबल होगा दूसरे कोड्स के लिए भी। ओके, सो वेजेस का डेफिनेशन है ऑल द मॉनिटरी रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग सैलरीज अलाउंसेस, वो सारा ही वेजेस मानेंगे। एंड वेजेस में क्या इंक्लूडेड है एंड क्या इंक्लूडेड नहीं है, वेजेस में 3 कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है। एक तो उनका बेसिक पे, ओके, दूसरा है उनका डियरनेस अलाउंस, ओके, जो उनके जो इन्फ्लेशन है, कई सारी चीज़ें उसके चलते हुए वो दिया जाता है एज पार्ट ऑफ सैलरी या वेजेस। एंड तीसरा है रिटेनिंग अलाउंस। कई बार कुछ एम्प्लॉयज ना फुल ईयर उनका काम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उनको रिटेन करना पड़ता है सो दैट बार बार हायर करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ व्हाट द रिटेनिंग अलाउंस मीन्स। तो जो भी वेजेस जहाँ पे भी आपको ये टर्म दिखेगा उसमें 3 कंपोनेंट्स रहेंगे मेजरली, बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस, इसी को हम लोग वेज मानेंगे। ये वेज का टर्म इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आगे चलते हुए कई बार बोनस का कैलकुलेशन होगा, कंपेंसेशन कैलकुलेशन होगा, तो इन सब में कितना वेज हम लोग कंसिडर करेंगे, कौन सा ऐसा अमाउंट है जिसको हम लोग वेज कंसिडर करेंगे, उसी में क्लैरिटी लाने के लिए ये डेफिनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें ये 3 कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है। नाउ ये वेजेस डेफिनेशन में हमने ये देख लिया है कि 3 कंपोनेंट जो इंक्लूडेड है, इसमें कई सारे ऐसे चीज़ें हैं, कई बार वेजेस के साथ साथ दिए जाते हैं लेकिन उसको वेज कंसिडर नहीं किया जाएगा। वो कौन से कंपोनेंट्स हैं? पहला, रेम्यूनरेशन अंडर एनी अवार्ड, कोई जजमेंट की वजह से या कोई कोर्ट की सेटलमेंट की वजह से या फिर किसी कोर्ट के ऑर्डर की वजह से दिया गया है, वो हम लोग वेजेस में इंक्लूड नहीं करेंगे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू ऑफ हाउसिंग, यूटिलिटीज, मेडिकल या सर्विसेज जो दिया जा रहा है एम्प्लॉई या वर्कर को, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा वेजेस में। बोनस नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीड रेम्यूनरेशन, जो एग्रीड रेम्यूनरेशन में अगर ऑलरेडी उन्होंने डिक्लेयर किया कि नहीं ये भी इसी का पार्ट है, देन ओके, बट अदरवाइज बोनस एज सच हम लोग वेजेस में इंक्लूड नहीं करेंगे, इट्स नॉट कवर्ड। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन और एनी अदर रिटायरमेंट बेनिफिट, जनरली कई बार रिट्रेंचमेंट मतलब उनको निकाला जाता है बिकॉज ऑफ सम रिडंडेंसी या फिर कुछ कम वर्कर्स को रखने के लिए, इन दैट केस उनको कंपेंसेशन दिया जाता है, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन बोलते हैं जिसको, वो या कोई और रिटायरमेंट बेनिफिट अगर दिया जा रहा है किसी भी वर्कर को, दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वेज।
एनी कमीशन पेएबल टू द एम्प्लॉय, कई बार कमीशन भी पे करना पड़ता है बेस्ड ऑन द वर्क वो जो कर रहे हैं, बट वो भी हम लोग वेजेस में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही अलग रहता है, मतलब एक महीने में ज़्यादा एक महीने में कम, उस तरह से भी रहता है। हाउस रेंट अलाउंस वो भी वेजेस में इंक्लूडेड नहीं है। ओवर टाइम अलाउंस ये भी वेजेस में हम लोग कंसिडर नहीं करें क्योंकि ये सारे ही बहुत ज़्यादा चेंजेस के साथ आते हैं, मतलब एक बार है एक बार नहीं है एक महीने में, तो हम लोग ये कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको वेजेस में कंसिडर नहीं किया करेंगे। एनी ग्रेच्युटी जो पेएबल है ऑन टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। कॉन्ट्रीब्यूशन जो पे किया गया है बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड या प्रोविडेंट फंड वो वेजेस में नहीं दिखा सकते, वो उसके इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सम पेड टू कवर जॉब रिलेटेड स्पेशल एक्सपेंसेस, कई बार ऐसा होता है कि एज पार्ट ऑफ द जॉब वर्कर को कहीं जाना पड़ता है, किसी से मीटिंग किया है उसमें उनको कुछ चाय पानी पिलाया है, मतलब खर्च हुआ है, उस तरह के जो एक्सपेंसेस है वो इनको रियम्बर्स किया जाता है या पहले ही दिया जाता है, बट वो वेजेस में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। कन्वेंस अलाउंस और ट्रैवल कंसेशन वैल्यू अगर कुछ दिया जा रहा है वर्कर को वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं किया। नाउ अभी तक जो भी हमने एक्सक्लूजन्स पढ़ा है उस एक्सक्लूजन्स में अगर उस एक्सक्लूजन्स में पूरा लिस्ट है उसमें ए टू आई में जो आते हैं, अगर उसमें ये सारे मिला के अगर सैलरी अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ है एंड ये सारे क्लॉजेस मिलके इनका जो अमाउंट हो रहा है वो इस 1000 के हाफ से ज़्यादा है, मतलब 500 से ज़्यादा है अगर, देन इन दैट केस वो अमाउंट वेजेस में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा है कि एनी बोनस पेएबल अंडर एनी लॉ, या फिर कोई हाउस वैल्यू अकोमोडेशन, या फिर सप्लाई ऑफ लाइट वाटर मेडिकल अटेंडेंस, या फिर कोई कंट्रीब्यूशन जो पे किया गया है बाय द एम्प्लॉयर टुवर्ड्स एनी पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड, एनी कन्वेंस अलाउंस और द वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवल कंसेशन, या फिर कोई सम पे किया गया है उसके जो स्पेशल एक्सपेंसेस की तरह टू द एम्प्लॉई, एंड ईदर हाउस रेंट अलाउंस और रेम्यूनरेशन पेएबल अंडर एनी अवार्ड और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज, या फिर किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के अवार्ड के या जजमेंट के तहत पे किया गया है, या फिर कोई ओवर टाइम अलाउंस, या फिर एनी कमीशन जो एम्प्लॉय के पे किया जा रहा है। इन ऑल दीज केसेस जो अभी तक हमने देखा, हमने बोला है कि एक्सक्लूजन से दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द वेजेस, बट अगर यही अमाउंट इन सब का मिला के अगर ये जितना भी उसका वेजेस है उसमें 50% से ज़्यादा हो रहा है, 1/2 से ज़्यादा हो रहा है ऑफ द टोटल रेम्यूनरेशन, देन वो हम लोग वेजेस में ही कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके वेज है 1000 रुपीज़, जो बेसिक वेज, रिटेनिंग अलाउंस एंड डियरनेस अलाउंस, एंड ये बाकी सब मिला के इसका 550 रुपीज़ हो रहा है, देन हम लोग ये अमाउंट इसमें कंसिडर करेंगे। तो अभी इसकी सैलरी हो जाएगी, वेजेस हम लोग जो कंसिडर करेंगे दैट वुड बी 1550। ओके, नाउ इसके अलावा दो और है जो ग्रेच्युटी है या एनी रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन या कोई रिटायरमेंट बेनिफिट या एक्सग्रेशिया जो उसको पे किया जा रहा है एम्प्लॉय को, ये कितना भी हो ये इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ओनली फ्रॉम ए टू आई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन आता है वेजेस इन काइंड। यस, काइंड में भी वेजेस दिया जा सकता है, एंड ये टोटल वेज जितना भी होगा उसका 15% वैल्यू काइंड में दिया जा सकता है। जनरली कई जगह पे ऐसा होता है कि पैसे की जगह उनको कुछ अनाज या फिर घर के लिए सामान ऐसे कुछ दिया जाता है, लेकिन जितना भी उनके वेजेस है उसमें सिर्फ 15% ही काइंड में दिया जा सकता है। किसको हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मानेंगे? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ना वो होता है जो भी डिस्प्यूट है बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कमैन और अमॉन्ग द वर्कमैन। कई बार एम्प्लॉयर्स के बीच में ही होता है, कई बार एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स के बीच में होता है, एंड कई बार वो वर्कर्स एंड वर्कर्स के बीच में भी हो सकता है। ये सब जनरली व्हेन कुछ डिस्कशन में कुछ अलग अलग आइडियाज है उसमें हो सकता है, एंड उसको चलते हुए हम उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मान सकते हैं। any employment or non-employment related dispute between the employers। ये for example employers है, अब उनको लग रहा है कि कुछ एम्प्लॉयर्स की जो टीम है, मतलब वो मैनेजमेंट जो भी है, कुछ लोग बोल रहे नहीं हम इनको 500 का वेज हाइक कर देंगे, कुछ बोले नहीं नहीं 500 तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं 200 का ही करेंगे, उन्हीं के बीच में वो बहस हो गई एंड दे नॉट एबल टू अराइव एट एनी एग्रीमेंट। तो उसको भी हम लोग अगर
वो फिर बहुत बड़ा हो गया तो देन वी कैन कंसिडर दैट एज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। वो इधर एम्प्लॉयमेंट का भी डिस्प्यूट हो सकता है, नॉन एम्प्लॉयमेंट का भी हो सकता है, मतलब उनको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है। ओके अब कुछ मैनेजमेंट में कुछ लोग बोले नहीं उनको फैंस हम लोग अरेंज कर देंगे, कुछ लोग बोले कोई ज़रूरत नहीं है, कितना अच्छा वेंटिलेशन हमने दिया है, ओपन एयर का अच्छे से चल रहा है, तो वाई अगेन इन्वेस्ट सम अदर थिंग्स। सो इस तरह का डिसएग्रीमेंट भी देन वी कैन कंसिडर दैट एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर वो बहुत बड़ा हो रहा है। एनी डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयमेंट टर्म्स और लेबर कंडीशंस ऑफ ए पर्सन, यस इधर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स या उसका लेबर कंडीशन से टर्म्स में उसमें कुछ भी डिस्प्यूट होता है बिटवीन द एम्प्लॉयर बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर्स, या फिर वर्कर्स के बीच में, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। और रिलेटेड टू डिस्चार्ज, किसी वर्कर का डिस्चार्ज कर दिया, मतलब उसका मेडिकल ग्राउंड्स के बेसिस पे उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, बार बार छुट्टी ले रहा है कि वी आर डिस्चार्जिंग यू फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर इसके केस में वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा। मतलब अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो रिलेटेड टू सम डिसमिसल, कुछ उसने गलत किया है तो उसको जॉब से निकाल दिया गया है, या फिर रिट्रेंच किया गया है, कुछ डाउन साइजिंग चल रही है उस कंपनी में जिसके चलते हुए कुछ लोगों को निकाल दिया है, रिट्रेंच किया गया है दैट, या फिर टर्मिनेट किया गया है बाय एनी रीजन। ओके ऑन ऑल दीज केसेस अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है इधर द वर्कर या फिर मैनेजमेंट एम्प्लॉयर के लिए, देन द डिस्प्यूट जो वहाँ पे हुआ है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ओनली। नाउ अभी तक हमने चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी वाला किया है, अब उसी के तहत कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो यहाँ पे द क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट हैज बीन सब्स्यूम्ड या रिपील्ड विद द एनैक्टमेंट ऑफ द कोड ऑन वेजेस 2019। हमने देखा है कोड ऑन वेजेस में 4 मेजर लेबर लॉस सब्स्यूम्ड है, अब उसमें कौन सा यहाँ पे नहीं है वो एक बार देख लेते हैं। विच हैज बीन सब्स्यूम्ड, वो क्या, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, यस ये इसमें सब्स्यूम्ड है, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, यस ये भी सब्स्यूम्ड है, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ये भी सब्स्यूम्ड है। सो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। चौथा वाला एक्ट कौन सा है, द मिनिमम वेजेस एक्ट, सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वेजेस वाला डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, एंड यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वेजेस। जो बेसिक वेज जो वेज का डेफिनेशन है तो उसमें हमने देखा है कि 3 कंपोनेंट्स उसमें आते हैं। उसमें डियरनेस अलाउंस आता है, यस ये आता है, बेसिक पे, यस ये भी आता है, रिटेनिंग अलाउंस ये भी आता है, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन ये इसमें नहीं आता है। ओके इट्स नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म वेजेस, सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 2 जो डील करता है विद द टॉपिक मिनिमम वेजेस। सो इसमें सेक्शन 5 से लेके 14 तक है, एंड ये मिनिमम वेजेस एक्ट के जो मेजर प्रोविजंस है वो इसमें कवर किए गए हैं, एंड उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है हमारे एग्जाम के लिए वो हम लोग डिटेलली कवर करेंगे। ना यहाँ सबसे पहले सेक्शन 5 एंड 6 देखेंगे जो मिनिमम वेजेस के बारे में डिस्कस करता है। सो व्हाट डज इट से, कोई भी एम्प्लॉयर जो गवर्नमेंट ने, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जो भी मिनिमम वेजेस सेट किया है फॉर एनी पर्टिकुलर पोजीशन या फॉर एनी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन, वो उनको उतना ही देना पड़ेगा या उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक फिटर है, फिटर के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि इनको 1000 रुपीज़ पर मंथ देना, फॉर एग्जाम्पल ये मिनिमम वेज है उनका। सो जो एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे फिटर्स को वो अपॉइंट कर रही है तो वो 1000 से कम में सैलरी नहीं दे सकते, उससे ज़्यादा दे सकते 1100 1200 या उससे ज़्यादा भी, बट नॉट बिलो 1000। ओके वन थिंग। दूसरा, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही है जो ये मिनिमम वेजेस सेट करेगी, बनाएगी। ओके एंड ये हो सकता है टाइम वर्क पे बेसिस पे हो सकता है या पीस वर्क। यहाँ पे मैंने टाइम वर्क दिया है मतलब पर मंथ एक टाइमलाइन, कई बार ये पीस वर्क के बेसिस पे भी होता है, मतलब आपने पर पीस इतना पे करना पड़ेगा या फिर मैक्सिमम पर डे कितने भी पीसेस है आपको मिनिमम इतना पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पर पीस 10 रुपीज़ मिल रहा है उसको, सो डेली अगर 10 पीस बनाएंगे तो 100 रुपये बनेंगे, अगर उसने 20 पीस बनाएंगे तो 20। अगर एक दिन उसका बिल्कुल इधर मटेरियल नहीं है या फिर कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन दिया गया है, स्पेशली इन टेक्सटाइल्स में बहुत दिक्कत होती है, तो उस दिन उसने 2 ही प्रोडक्ट्स बना पाए, मतलब फॉर एग्जाम्पल 2 ही शर्ट्स स्टिच कर पाए जो नॉर्मली वो 10 बनाता है।
तो इसका मतलब उस दिन उसको 20 रुपये ही मिलेंगे, जो अर्लियर वो 100 रुपये तक भी कमाता था, कई बार उससे ज़्यादा भी। इसीलिए यहाँ पे कई जगह पे गवर्नमेंट ने पीस वर्क के लिए भी टाइम बेस्ड दिया है, मतलब मिनिमम वो कितने भी पीसेस बनाए, एक मिनिमम दिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50 रुपीज़ समझ लेते हैं, सो मिनिमम वो कितने भी पीसेस बनाए उसको 50 रुपीज़ तो देना ही है। अगर वो ज़्यादा बनाया 50 से, मतलब 5 पीसेस से ज़्यादा बनाए, उसने 10 बनाए, तो इसको 100 रुपये बन जाते हैं, उस तरह से। एंड सेक्शन 6 डील करता है ऑल्सो विद द वेज पीरियड, मतलब कितने टाइम के बेसिस पे उनको सैलरी दिया जाना चाहिए या फिर वेज दिया जाना चाहिए। सो हियर द वेज पीरियड फॉर मिनिमम वेजेस फॉर टाइम वर्क, जो टाइम वर्क मैंने मंथ का एग्जांपल दिया था, वहाँ पे बाय द आवर अर्ली भी पे कर सकते हैं। ओके, जैसे पर आवर आपने 4 घंटे काम किया, पर घंटा वहाँ पे 200 का है, 800 मिल जाएगा। या बाय द डे भी कर सकते हैं, मतलब पर डे, पूरा दिन आप काम करो, मैं 1000 रुपये दूंगा, तो उस दिन का उसका दिहाड़ी टाइप का हो गया। या फिर बाय द मंथ, एंड ये मैक्सिमम मंथ ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो मंथली तो उनको पे करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ द मिनिमम वेजेस, जो सेक्शन 7 में कवर होता है। ये कंपोनेंट्स क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट द मिनिमम वेजेस, उसमें कुछ कंपोनेंट्स मेंटेन किए जाते हैं, एक बार देख लेते हैं। इधर मिनिमम वेजेस में क्या क्या कंपोनेंट्स आ सकते हैं, बेसिक वेजेस जो है प्लस एन अलावेंस। ओके, बेसिक वेजेस तो है ही, प्लस एक अलावेंस हो सकता है टू मैच द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर वर्कर्स। ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है, ये एक थियोरेटिकल प्राइस इंडेक्स है जो मेजर करता है रिलेटिव कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर टाइम और रीजन्स। ना, व्हाट डज दिस मीन, फॉर एग्जांपल मुंबई है, ठीक है, अब मुंबई में वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वहाँ का सडनली इन्फ्लेशन हुआ है फूड का, ओके, राइस और वीट का। ना, जो राइस अभी कॉस्टली हो गया, वीट का फ्लो अच्छा था, मतलब वहाँ इनफ्लो अच्छा था, तो वीट का कुछ प्राइस ज़्यादा बढ़ा नहीं है। तो जो पहले राइस खाते थे, अब उन्होंने क्या किया, दे स्विच टू वीट, इससे वो बैलेंस कर रहे हैं अपने महीने का खर्चा। सो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखते हैं, एक सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ है, इन्फ्लेशन ऐसे उसके चलते प्राइसेस ऊपर नीचे हुआ है, उसके हिसाब से ये कुछ अलावेंस दे के उनको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अगर ऑल्टरनेटिव है, सब्सटीट्यूशन है, उसमें सीपीआई में बहुत रिजिड रहता है, उसमें कोई सब्सटीट्यूशन नहीं रहता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में सब्सटीट्यूशन रहता है। मतलब वहाँ चावल का बढ़ गया प्राइस, तो वो देखेंगे उसका ऑल्टरनेटिव क्या है या सब्सटीट्यूशन क्या है, वीट है, अब उसका प्राइसेस किस तरह से है, उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, सो उसके हिसाब से उतना ही अलावेंस उनको दिया जाएगा, सो दैट वो उस इन्फ्लेशन को टैकल कर सके, ताकि उनका जो खाने पीने के जो खर्चे हैं वो मैनेज हो सके। तो इसलिए बेसिक वेज के साथ साथ ये अलावेंस भी उसके साथ एडजस्ट करके जो भी फाइनल अमाउंट आएगा, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द मिनिमम वेजेस, जो उनको देना है, मतलब हाईलाइट करना है गवर्नमेंट को, ठीक है। या इसके अलावा एक और तरीका भी है, बेसिक वेजेस विथ और विदाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलावेंस। हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से कोई अलावेंस नहीं दे रहे, इधर दे रहे या नहीं दे रहे हैं, प्लस द कैश वैल्यू ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट्स, ओके, या ना उनको कुछ एसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइड किया जा सकता है, दैट इज इन काइंड, जो हमने बोला है, दैट ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द मिनिमम वेजेस। या एक और तरीका भी है मिनिमम वेजेस के कंपोनेंट्स के बेसिस पे, ऑल इंक्लूसिव रेट कवरिंग द बेसिक वेजेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलावेंस एंड द कैश वैल्यू ऑफ एनी कंसेशंस। ओके, वो तीनों भी कर सकते हैं। ओके, सो ये तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके मिनिमम वेजेस हम लोग, मतलब गवर्नमेंट, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो बना सकती है फॉर एनी एस्टेब्लिशमेंट या फिर एनी जॉब के लिए। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग द मिनिमम वेजेस, ये तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, जो भी मिनिमम वेजेस जो देना है, इसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जब भी नोटिफिकेशन निकालेगा कि ये मिनिमम वेजेस है इस फॉर पर्टिकुलर पोस्ट एक्सेट्रा, उसके लिए तो उनको एक 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, एवरी 5 years मिनिमम, है ना, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी है वो रिव्यूज कर सकती है मिनिमम वेजेस का, एंड ये 5 years होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, या उससे कम में, उससे कम में तो कर भी सकती है, लेकिन उससे लेट नहीं किया जा सकता।
सो एवरी 5 years मिनिमम उनको मिनिमम वेजेस को रिवाइज करना पड़ेगा। एंड हु विल डू दैट? जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो एक कमिटी अपॉइंट करती है, एंड इस कमिटी में एम्प्लॉयर की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एम्प्लॉई की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एंड इंडिपेंडेंट पर्सन्स भी होते हैं, जो 1/3 से जितने भी टोटल कमिटी मेंबर्स हैं उसमें 1/3 के हिसाब से। एंड जो एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बिल्कुल इक्वल नंबर होते हैं, एंड ये सब डिस्कस करके देन दे फाइनलाइज और दे अराइव एट द मिनिमम वेजेस का जो फिगर्स है, एंड वही इंफॉर्मेशन वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को जब देंगे कि हाँ ये हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं, देन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उनको देखेगा एंड देन वो पब्लिश करेगा, एंड दैट मिनिमम वेजेस वुड कम इनटू वो। एंड जब भी वो पब्लिश होगा या इश्यू होगा, नोटिफिकेशन जब भी आएगा, वहाँ से 3 महीने का टाइम मिलता है एस्टेब्लिशमेंट्स को कि वो उन वेजेस के हिसाब से अपने वर्कर्स को वेजेस दें। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके तहत मिनिमम वेजेस फिक्स किए जाते हैं एंड रिवाइज किए जाते हैं। नो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही है वो जो अपने रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज के लिए वो मिनिमम वेजेस डिक्लेयर कर सकती है, राइट। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी एक बहुत बड़ा पावर है। व्हाट इज दैट? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है फ्लोर वेजेस फिक्स करना। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, फ्लोर वेज फिक्स करती है बेस्ड ऑन द वर्कर्स मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स, एंड डिफरेंट एरियाज के लिए, डिफरेंट वर्क्स के लिए वो एक फ्लोर वेज डिसाइड करती है। एंड जब रेस्पेक्टिव अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक मिनिमम वेज सेट करना होता है, देन इट विल रेफर टू दिस फ्लोर वेजेस, एंड उनका जो मिनिमम वेज है वो इस फ्लोर वेज से नीचे नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फिटर, अब फिटर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्लोर प्राइस या फ्लोर वेज फिक्स किया है 1000 रुपीज पर मंथ, ओके, फॉर एग्जाम्पल। तो जब मिनिमम वेजेस फिक्स किया जाता है बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ द कमिटीज रिकमेंडेशंस जो उसने लॉन्च किया है या एस्टेब्लिश किया है, वो अपना जो मिनिमम वेज है जो बताएंगे वो ये 1000 रुपीज से नीचे नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा। Okay, this is one thing. And जो appropriate government है that shall ensure minimum wages are not below this floor wages and shall not reduce previously fixed wages if they are higher than the floor wage. अगर previously for example वहाँ पे minimum wages थे 900 रुपीज, लेकिन अब सडनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि उसको हम लोग 1000 रुपीज कर रहे हैं, तो उनको तो 1000 रुपीज बनाना ही है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने पहले 1100 था वहाँ पे, ठीक है, एंड अभी ये 1000 रुपीज कर दिया है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है फिटर के लिए 1000 रुपीज पर मंथ हमारा फ्लोर वेज है, तो पहले 1100 था, अच्छा फिर 1000 हो गया। मतलब फिर स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल उसका स्टेट गवर्नमेंट है, वो ये नहीं कह सकती नहीं अभी 1100 से मैं नीचे लेके आऊंगा 1000, दैट कैन नॉट बी हैपन। ओके, अगर 900 है तो वहां से 1000 करना है उसको, नो डाउट, लेकिन अगर 1100 है तो उसको 1000 नहीं किया जा सकता। सो इट शैल नॉट रिड्यूस प्रीवियसली फिक्स्ड वेजेस अगर वो फ्लोर वेजेस से हायर है तो, ठीक है। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे कुछ फ्लोर वेजेस डिसाइड करना है तो डेफिनेटली वो कंसल्ट कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को, एंड ऑल्सो वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो है उनसे डिस्कस कर सकती है बिफोर फिक्सिंग द फ्लोर वेज। वो सभी से सारे स्टेक होल्डर्स, इन सिंपल टर्म्स सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी ये फ्लोर वेजेस डिसाइड करेगी या डिक्लेयर करने की सोचेगी, तब उससे पहले वो एडवाइस लेगी, कंसल्ट करेगी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को भी एंड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड को भी, and only then they come up with these floor wages for various geographical areas and for different rates for different positions. Now wages for 2 or more classes of work. कई बार ऐसा एक क्वेश्चन आता है, अगर एक ही बंदा डिफरेंट काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल रमेश है, अब रमेश एक ऐसे कंपनी में अभी काम कर रहा है जो उसके पास कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो ए डिपार्टमेंट में उसको काम करेगा तो उसको 100 रुपीज़ पर आवर मिलेगा, अब बी डिपार्टमेंट में काम करेगा तो उसको 200 रुपीज़ पर मिलेगा, एंड सी डिपार्टमेंट में काम करेगा तो उसको 50 रुपीज़ पर आवर मिलेगा, ठीक है। अब एक दिन रमेश ने ए डिपार्टमेंट में 2 घंटे किया, बी डिपार्टमेंट में 2 घंटे किया, एंड सी डिपार्टमेंट में उसने 3 घंटे किया रिलेटिवली। एंड अब इसने करने के बाद जब एम्प्लॉयर को वेज पे करना है, वो बोलता है नहीं जिसका सबसे कम है उसी को मैं सारे घंटों में दूंगा, मतलब 3, 4, 5, 6, 7 घंटे तुमने काम किया है वो मैं 50 रुपीज़ के बेसिस पे दूंगा, ये गलत है। अगर वो बोलेगा नहीं मैं ये सारे के लिए मैं जो मैक्सिमम है उसके बेसिस पे दूंगा,
ये भी गलत है। जिस क्लास में जितना उसने घंटे काम किया है उसी के बेसिस पे उसको देना पड़ेगा। सो यहाँ से इसके 2 घंटे बने, यहाँ से 2 घंटे के लिए 200 रुपये बने, यहाँ पे 400 रुपये बने एंड यहाँ पे 150 रुपीज़ बने। सो 4 5 6 750 रुपीज़ उसका उस दिन का बनता है, उतना देना पड़ेगा। सो हियर फॉर एन एम्प्लॉय डूइंग मल्टीपल क्लासेस ऑफ वर्क विद डिफरेंट मिनिमम वेज रेट्स, द एम्प्लॉयर मस्ट पे बेस्ड ऑन द टाइम स्पेंट इन ईच क्लास में जितना टाइम स्पेंड करा उसी के हिसाब से उनको देना पड़ेगा, ना कि जो हाईएस्ट वाला है या लोएस्ट है या फिर जिस काम में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया उसके बेसिस पे। नो, ओनली बेस्ड ऑन जितना टाइम जिस पे कवर किया है उतना। Minimum time rate wages for the piece work, as I've said earlier also. For example, एक बंदे ने एक दिन बनाया है, शर्ट्स बन रहा है टेक्सटाइल्स में, तो एक दिन उसने बनाया 10 पीसेस, एक दिन उसने बनाया है 12 पीसेस, एक दिन उसने बनाया है 5 पीसेस। इस तरह से बेस्ड ऑन द वर्क, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल या फिर उस डिज़ाइन के हिसाब से या फिर कुछ और इश्यूज है उसके हिसाब से वो अलग अलग आउटपुट रहता है। सो इसमें पीस रेट वाले वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मिनिमम टाइम वेज का भी गवर्नमेंट ने दिया है। एंड इसमें फॉर एग्जांपल इसमें मिनिमम ये पर पीस इसका 100 रुपीज़ है, ठीक है। अब 100 रुपीज़ में 10 पीसेस इसने बनाए तो उस दिन के उसके 1000 बन जाएंगे, 12 पीसेस बनाए तो 1200 बन जाएंगे, 5 पीसेस बनाएंगे तो 500 बनेंगे। लेकिन एक टाइम वेज रेट अगर मिनिमम है वो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो है 300, ओके। सो यहाँ पे अगर उस बंदे ने उस दिन के लिए सिर्फ 2 ही शर्ट स्टिच किए तो उसका मतलब उसको 200 मिलेंगे नहीं, उसका जो मिनिमम है जो है 300 मिनिमम टाइम वेज वो उसको मिलेगा। सो हियर फॉर पीस वर्क विद अ फिक्स्ड मिनिमम टाइम रेट बट नो मिनिमम पीस रेट, द एम्प्लॉयर मस्ट पे वेजेस एटलीस्ट एट द मिनिमम टाइम रेट। ये मिनिमम टाइम रेट इन दिस केस 300 है, सो उसको 300 देना पड़ेगा। सो इससे क्या है, एक तरफ वर्कर को भी प्रोटेक्शन मिल रहा है एंड दूसरा एम्प्लॉयर के ऊपर भी कोई दबाव नहीं है कि हाँ उसने मिनिमम इतना टाइम तो स्पेंड किया ही है उसने, तो उतना अमाउंट तो उसको देना पड़ेगा करके। नाउ फिक्सिंग ऑफ आवर्स फॉर नॉर्मल वर्किंग डे, अगेन ये अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहता है तो इट मे फिक्स द नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे तक वो काम करना चाहिए फॉर एनी नॉर्मल वर्किंग डे एंड उसमें कितने ब्रेक्स लेना चाहिए, किस तरह से ब्रेक्स मिलने चाहिए वो कर सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में। जनरली वो इंटरफियर नहीं करती, वो बोलती इतने घंटे का तो है तो उसमें आप खुद सेट कर लो कितने घंटे का काम है एक्सेट्रा। जनरली वो उसी तरह से करती है क्योंकि हर काम अलग अलग होता है। दूसरा, एवरी 7 डेज एक दिन तो छुट्टी मिलनी चाहिए एंड छुट्टी के दिन में भी जो वेजेस है वो काटने नहीं चाहिए एम्प्लॉयर को, उसको देना ही पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी छुट्टी के दिन, हमने बोला एवरी 7 डेज एक दिन तो छुट्टी होनी चाहिए, अगर उस दिन उस छुट्टी के दिन अगर एम्प्लॉयर को लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा काम है, बहुत अर्जेंट ऑर्डर जाना है एंड काम करवाया वर्कर से, तो उसको ओवर टाइम के बेसिस पे ही उसको पेमेंट देना पड़ेगा, ना कि नॉर्मल वेजेस में, ओके। अब अभी हमने बोला है कि ओवर टाइम पे देना पड़ेगा। जनरली ओवर टाइम में कितना वेज मिलता है, इट इज डबल द नॉर्मल वेज फॉर एक्स्ट्रा आवर्स। जो भी नॉर्मल आवर्स से जो भी एक्स्ट्रा वो काम करेगा वर्कर, उसको जो जितना नॉर्मली, अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मली 100 रुपीज़ पर आवर है उसको, अगर उसने ओवर टाइम किया है तो उसको 200 रुपीज़ पर आवर देना पड़ेगा। ये ओवर टाइम है, मतलब डबल, जो नॉर्मल वेज है उससे डबल देना पड़ेगा। Now, as per the Code on Wages 2019, who among the following can fix the floor wages? अभी हमने डिस्कस किया है, जो मिनिमम वेजेस है वो फिक्स करेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लेकिन जो फ्लोर वेजेस है, ओके, दैट वुड बी फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो हियर इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन, एन एम्प्लॉय वर्क्स ओवर टाइम, व्हाट इज द मिनिमम ओवर टाइम पे रेट द एम्प्लॉयर मस्ट पे फॉर ईच एक्स्ट्रा आवर? कितना पे करना पड़ेगा उसको? अभी हमने देखा है अगर ओवर टाइम कर रहा है या किसी रेस्ट डे के दिन काम कर रहा है तो उसको ओवर टाइम वेजेस पे करना पड़ेगा। एंड ओवर टाइम वेजेस मतलब कितने हैं? इज इट 1.5 टाइम्स नॉर्मल वेज रेट और 2 टाइम्स और 2.5 टाइम्स और 3 टाइम्स नॉर्मल वेज रेट? ये हमने देखा है twice the normal wage rate, that is 2 times. So here B is the correct. Now next section आता है हमारा chapter 3, that is payment of wages, जिसमें ये सारे हमारे most important sections, that is section 15 to section 25 जो इसमें covered है एंड इसमें जो most important provisions है वो
लोग बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली अभी डिस्कस करने वाले हैं। नाउ मोड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस क्या होनी चाहिए, ये सेक्शन 15 में कवर्ड है। सो मोड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ कैश दे सकते हैं वेजेस, या फिर करेंसी नोट्स, या फिर चेक, या बैंक अकाउंट डिपॉजिट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड। नो इस मोड से कोई भी वेजेस पे कर सकता है एम्प्लॉयर किसी भी तरह से, कैश, करेंसी, जो भी है, नोट्स। अगर गवर्नमेंट चाहती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, देन वो डेजिग्नेट कर सकती है कि हाँ ये पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट वो अपने वेजेस सिर्फ और सिर्फ चेक या फिर बैंक अकाउंट डिपॉजिट के थ्रू ही कर सकते हैं। ये कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि कंपलसरी है, लेकिन हाँ वो कर सकती है, क्योंकि कई बार कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स, कुछ इंडस्ट्रीज में ऐसे वेजेस देना, सही तरह से नहीं देना, ये सब थोड़े प्रॉब्लमेटिक होती है, तो वहाँ पे वो इंडल्ज कर सकते, वो बोल सकते हैं नहीं आपको इसी तरह से देना पड़ेगा करके। अब वेज पीरियड कितना होना चाहिए, वेज पीरियड डेली हो सकता है, उस दिन के लिए जितना भी घंटे काम किया या डेली के हिसाब से है तो एंड ऑफ द डे उनको वेजेस देना ही पड़ेगा। वेज पीरियड वीकली भी हो सकता है, वेज पीरियड फोर्टनाइटली भी हो सकता है, 15 डेज में भी एक बार वो दे सकते हैं वेजेस, या मंथली भी हो सकता है, लेकिन ये मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। जो वेज पीरियड अगर डेली का है, ओके, सो उसको डेली बेसिस एट द एंड ऑफ द शिफ्ट, मतलब उस दिन जो भी काम हुआ है, एंड ऑफ द डे जब वो जा रहा है काम खत्म करके, उसको उसी टाइम पे उस दिन का दिहाड़ी दे देनी चाहिए। अगर वही वीकली बेसिस पे वो काम कर रहा है, ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक, बिफोर द हॉलीडे, बिफोर द जो भी वीकली हॉलीडे होगा उससे पहले का दिन वो लास्ट वर्किंग डे होगा उस वीक के लिए, उसी दिन एंड जो शिफ्ट एंड हो रहा है उसी टाइम पे उसको पैसे मिलने चाहिए उस वीक में जो भी उसने काम किया है, क्योंकि यहाँ वेज पीरियड वीकली का है। फोर्टनाइटली बेसिस, जब फोर्टनाइट 15 डेज का वर्क कंप्लीट हुआ है, देन विद इन 2 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ दैट 15 डेज, अगर 15th को लास्ट है, 1st to 15th है, ठीक है, सो 17th के अंदर उसको पैसे मिल जाने चाहिए, मतलब विद इन 2 डेज ऑफ द एंड ऑफ द फोर्टनाइट। 15th को एंड हुआ फोर्टनाइट, उसके बाद 17th के अंदर वो पैसे उसको दे देने चाहिए वर्कर को बाय द एम्प्लॉयर। वही मंथली बेसिस है तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 7th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, जो नेक्स्ट मंथ है, फॉर एग्जाम्पल 1 to 30th या 31st तक उसने काम किया है, उसके बाद वाले महीने में 7th डे जब होगा उससे पहले ही ये वेजेस एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉई या वर्कर को पे कर देनी चाहिए। नाउ अभी हमने देखा है कि अगर दिहाड़ी है तो किस तरह से, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली है तो किस तरह से उनको वेजेस देना चाहिए। उसी तरह से अगर किसी भी एम्प्लॉय को रिमूव किया गया है जॉब से या फिर डिसमिस किया गया है फॉर सम मिसकॉन्डक्ट और सो, और रिट्रेंच किया गया है, या फिर उसने खुद रिजाइन किया है, या फिर अनएम्प्लॉय हो गया बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट खुद बंद हो गया है, ओके, इन ऑल दीज केसेस विद इन 2 days, जिस दिन वो रिमूवल हुआ उसका, या डिसमिसल हुआ, या रिट्रेंचमेंट हुआ, या क्लोज हुआ, जो भी रेजिग्नेशन हुआ, वॉट एवर द केस में भी, उस दिन से विद इन 2 days उसको जो भी उसके प्रति जो भी वेजेस है वो कितना भी पेंडिंग है वो पूरा उनका क्लियर करना पड़ेगा विद इन 2 days, ओके। सो अभी हम लोग देखेंगे डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस, ऐसे कौन से आइटम्स है जो मतलब जैसे कि फाइन हो गया या फिर उसने कुछ डैमेज किया कंपनी के तहत, तो उसके वेज में से ऐसे क्या क्या कटौती कर सकते हैं। सो वो जो भी वैलिड हो सकते हैं वो सारे यहाँ पे लाइन आउट है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिडक्शन हो सकता है फाइन्स एंड एब्सेंस, अगर उसने कुछ गलत काम किया है, कई बार होता है जैसे कि लेट आया तो इतना फाइन होगा, 15 मिनट लेट आए तो कुछ फाइन होगा, या फिर आपने स्पिटून्स यूज नहीं किया, इधर उधर थूक दिया तो उसके लिए फाइन लगे, ऐसे जो इनडिसिप्लिन वाला होता है तो वो, या फिर आप बिना अपने सुपरवाइजर को बताए छुट्टी ले लिया या फिर बंक कर दिया तो उसमें जो भी फाइन है वो सारे लग सकते हैं, वो वैलिड डिडक्शंस है। या डैमेज या लॉस एंड एकोमोडेशन, कई बार ऐसा होता है कि उसके वर्कर के चलते कुछ कंपनी को लॉस हो गया, ओके, इधर उसकी नेग्लेक्ट की वजह से या फिर किसी भी वजह से, सो उसमें उसके सैलरी से उतना जितना लॉस हुआ कंपनी को वो डिडक्ट कर सकते हैं। एमिनिटीज, सर्विसेज, एडवांसेस, लोन, मतलब उनको कुछ एमिनिटीज दिए हैं, कुछ उन्होंने बोला कि हम आपको कन्वेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपके सैलरी से वेजेस से इतना कट होगा, या फिर हाउसिंग एकोमोडेशन दिया, वो बोल सकते हैं हम इतना आपके सैलरी से कट करेंगे, उस तरह से अगर कुछ डिडक्शन से
वो भी वैलिड ही माना जाएगा, या फिर उसने कुछ लोन लिया है तो उसका ईएमआई जो भी उससे कटना है। टैक्सेस, अगर टैक्स भरना है तो डेफिनेटली वो भी कट कर सकते हैं, वो भी वैलिड डिडक्शन ही है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है ना, किसी कोर्ट केस के चलते हुए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि हाँ इसकी सैलरी से ये भुगतान किया जाए, तो इन दैट केस ऑल्सो डिडक्ट किया जा सकता है। या फिर सोशल सिक्योरिटी, जैसे कि पीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, पेंशन का कॉन्ट्रीब्यूशन, जो भी उस तरह के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है तो डेफिनेटली वो भी डिडक्ट किया जा सकता है एम्प्लॉई के वेजेस से। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों के लिए पहले एम्प्लॉय का कंसेंट लेना ज़रूरी है, उसके बाद ही वो कर सकते हैं। वन मोर ऑफ दैट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या ट्रेड यूनियंस, कई बार इनका कुछ रजिस्ट्रेशन का फ़ी होता है या फिर रेन्यूअल फ़ी होती है ना, मेंबरशिप रेन्यूअल एक्सेट्रा, उसके लिए भी यस इनके सैलरी से डिडक्ट करके दे सकते हैं एम्प्लॉयर्स, बट अगेन उसके लिए एक रिटर्न कंसेंट चाहिए एम्प्लॉयज़ से। स्पेशल डिडक्शंस एंड ऑथराइज्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, कुछ ऑथराइज किया है वर्कर ने कि हाँ मेरे एंड से ये वाला हमें अमाउंट पे करना चाहता हूँ, कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो उसके तहत वो लेटर दे सकता है, कंसेंट लेटर दे सकता है एम्प्लॉयर कि हाँ आप मेरे सैलरी से 100 रुपये का डिडक्शन कर दीजिए और पीएम रिलीफ फंड में भेज दीजिए, क्योंकि अभी जो बाढ़ आई है उनके लिए, उस तरह से फॉर एग्जांपल। तो उस तरह से कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस वो ऑथराइज ही है एंड ऑल्सो उसने कंसेंट भी दिया है। ओके, उस तरह से वो कर सकते हैं। या फिर कुछ स्पेशल डिडक्शंस, कई बार सब मिलके भी ये करते हैं कुछ, हाँ इतना डिडक्शन हम सब से कॉमन, पूरा ट्रेड यूनियन ने एक लेटर दे दिया एम्प्लॉयर को कि हमारे जितने भी वर्कर मेंबर्स हैं तो वो चाहते हैं कि उनके सैलरी से 10 रुपये काट के किसी फंड के लिए कंट्रीब्यूट करो, उस तरह से यस, और वो भी कर सकते हैं। ये सारे डिडक्शन से वेजेस से कर सकते हैं। एंड वन थिंग, एक तो अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी है या फिर कुछ है तो उनसे एम्प्लॉय से कंसेंट लेना पड़ेगा, नहीं तो उनको बताना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को पहले ही कि हाँ ये फाइन्स लग सकते हैं इस तरह के कॉन्डक्ट के लिए, ये बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, देन दे वुड बी डेफिनेटली वैलिड होते हैं वो सारे डिडक्शंस। अभी तो हमने देखा थोड़ी देर पहले कि किस तरह के डिडक्शंस वैलिड होते हैं, लेकिन कितना अमाउंट तक पर मंथ ये डिडक्शंस हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम 50% ऑफ द टोटल सैलरी उतना ही वो डिडक्ट कर सकते हैं। in any period the deductions cannot exceed 50% of the wages. For example, उसका वेज है 1000 रुपीज़ किसी वर्कर का, तो इसके जो डिडक्शंस होंगे इंक्लूडिंग फाइन्स, उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सेट्रा, दैट कैन नॉट एक्सीड 500 रुपीज़ इन दिस केस। ओके, सिंपलर। एंड अगर ये 50% से एक्सीड हुआ है देन वो रिकवर किया जा सकता है बाय द प्रोसीजर जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने दिया है। And employees are not liable if the employer fails to deposit deductions into required trust, government fund or other accounts, क्योंकि एम्प्लॉय ने तो बोल दिया है कि आप कर लो, मैं कंसेंट दे रहा हूँ, देन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर का है कि वो यहाँ से डिडक्ट करे एंड जहाँ पे भी उन्होंने कंसेंट दिया वहाँ पे डिपॉजिट करे। ये एम्प्लॉई की गलती नहीं है या फिर वो लाइबल नहीं होता है अगर एम्प्लॉयर इसमें फेल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिडक्शंस फॉर एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी। यस, अगर एम्प्लॉय ने बिना बताए अगर छुट्टी लिया है, बंक किया है, देन यस उसके अकाउंट से, उसकी जो सैलरी से वेज से है वो डिडक्शंस किया जा सकता है। एंड जितने दिन वो एब्सेंट है उतना ही वो डिडक्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो 4 दिन के लिए एब्सेंट हुआ था बिना बताए, इसका डेली का सैलरी है 1000 रुपीज़, सो 4000 ही उससे डिडक्ट किया जा सकता है। ये नहीं बोल सकते कि तुम बिना बताए गए तो हम लोग पनिशमेंट की तरह आपको 5000 फाइन लगाएंगे, मतलब 5000 आपका अमाउंट डिडक्ट करेंगे, ये नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 या मोर एम्प्लॉयज, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 एम्प्लॉयज एक साथ एब्सेंट हुए हैं विदाउट एनी नोटिस या विदाउट एनी वैलिड रीजन, देन एम्प्लॉयर के पास एक हक रहता है कि उन एम्प्लॉयज का जो भी बंक किए हैं उनका जो, अगर फॉर एग्जाम्पल 2 डेज उन्होंने उस तरह से बंक किया है तो वो 2 डेज का जितना भी उनका अमाउंट है, ओके वेज अमाउंट है, वो डिडक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इन दिस केस ये 1000 रुपीज़ है, सो 2 डेज बंक किया, सो 2000 रुपीज़ प्लस अप टू 8 डेज जो उनका वेजेस है वो कट कर सकते हैं।
ओके, अप टू मतलब मैक्सिमम ऐसा नहीं है कि कंपलसरी 8 डेज का है, वो 1 डे हो सकता है, 2 डेज हो सकता है, मैक्सिमम 8 डेज का है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 15 वर्कर्स ने बिना बताए, कोई नोटिस नहीं, कोई वैलिड रीजन नहीं, वो बंक कर दिए, नहीं आए एक दिन के लिए, तो एक दिन उनका 1000 रुपीज़ का है, तो एम्प्लॉयर ने बोला ठीक है 1000 रुपीज़ आपका ये डिडक्ट हो गया, मैं 6 दिन का आपका फाइन लगा रहा हूँ, तो वो हर एम्प्लॉय से 7000 रुपीज़ उनके मंथली वेज से डिडक्ट किया है, एंड दिस इज वैलिड। ओके, सो इस चैप्टर में अभी तक हमने जो भी किया है उसका एक कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन, एज पर द कोड ऑन वेजेस 2019 द डिडक्शंस कैन नॉट बी मोर देन व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वेजेस। सो डिडक्शंस कितने होने चाहिए, हमने वैलिड डिडक्शंस क्या है वो देख लिया है, राइट। मैक्सिमम कितना डिडक्ट कर सकते हैं किसी भी बंदे के, किसी भी वर्कर की सैलरी में से, इंक्लूडिंग फाइन्स एवरीथिंग, मैक्सिमम 25, 40, 50, 60 कौन सा कितना परसेंट, मैक्सिमम 50% ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। सो हियर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ अनदर क्वेश्चन, if 10 or more employees collectively absent themselves without notice or valid reason, what is the maximum number of days wages that can be deducted per person। ये हमने देखा है, जितने दिन उन्होंने बंक किया है बिना कोई रीजन या नोटिस, उतने दिनों का तो उनका वेजेस कटेगा ही, उसके बाद उनका एक पनिशमेंट टाइप का, मतलब कुछ फाइन टाइप का है, दैट इज अप टू हाउ मेनी डेज एम्प्लॉयर उनका वेज काट सकता है, इज इट 4, 6, 8 या 10 days? It is up to maximum number, maximum it is up to 8 days. So here C is the correct answer. Now next आता है हमारा सेक्शन 4 जो है पेमेंट ऑफ बोनस। तो इसमें भी कई सारे सेक्शन है, सेक्शन 26 से लेके सेक्शन 41 तक, ठीक है। एंड इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन से या प्रोविजन से इसमें वो हम लोग अभी करेंगे ना। सबसे पहले पेमेंट ऑफ बोनस, ये इस चैप्टर के जो भी प्रोविजंस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, दैट वुड बी अप्लाइड टू द एस्टैब्लिशमेंट्स जहाँ पे 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं पहली बार पूरे अकाउंट ऑन एनी डे इन द लास्ट अकाउंटिंग ईयर। अगर 20 या उससे ज़्यादा लोगों ने काम किया वर्कर्स ने, तो उस एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये चैप्टर लागू हो जाएगा, मतलब उनको बोनस पे करना पड़ेगा। अब अंडर द न्यू फ्रेमवर्क स्टेट गवर्नमेंट्स उनको पावर मिला है कि वो वेज थ्रेशोल्ड मेंशन करे कि कितने अमाउंट पे बोनस कैलकुलेशन होगा। ऐसे नहीं एक बंदा लाख रुपए कमा रहा है तो उसके पूरे लाख रुपए पे बोनस देना ही पड़ेगा, नहीं, उसका एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, उसी के बेसिस पे। जो अर्लियर वाला पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट था उसमें 7000 था थ्रेशोल्ड, जितनी भी सैलरी हो उसका, मतलब 21,000 का कुछ मैक्सिमम होता था, मतलब उतनी ही एलिजिबिलिटी होती थी। लेकिन उस पूरे सैलरी में भी उसका सिर्फ 7000 अमाउंट पे ही बोनस कैलकुलेशन होता था। ओके, लेकिन अभी ये इस नए कोड के तहत ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो नोटिफाई कर सकते हैं। सो हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर बोनस एलिजिबिलिटी के लिए वो बता सकती है, ठीक है ना। एम्प्लॉयज जो भी अर्न कर रहे थे स्पेसिफाइड मंथली वेज एज सेट बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अपना पावर है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो भी इंडस्ट्रीज या एस्टेब्लिशमेंट्स आएंगे वो उनके लिए बताएंगे, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो बोनस उनको पे कर सकते। कितना बोनस पे करना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, अगर कोई भी एम्प्लॉई किसी भी अकाउंटिंग ईयर में अगर 30 डेज मिनिमम 30 डेज किसी कंपनी के साथ जुड़ा है या काम किया है, देन वो एलिजिबल हो जाएगा इस बोनस के लिए। तो जितने दिनों के लिए वो काम किया प्रो राटा बेसिस पे कर सकते हैं, या फिर होल ईयर के लिए आप कैलकुलेट करो या प्रो राटा बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट, कितना बोनस मिल सकता है उसको, 8.33% ऑफ द वेजेस, जो भी थ्रेशोल्ड वेजेस है जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताएगा, तो उस वो या फिर 100 जो भी हायर रहेगा उसके बेसिस पे ही बोनस कैलकुलेशन होगा एंड वो दिया जाएगा। सो ये जो 8.33% ऑफ द वेजेस है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, पूरे साल का जितना भी वेजेस उसके है डिवाइडेड बाय 12, तो 1 मंथ का उसको एक अमाउंट मिलेगा, उस पर जो थ्रेशोल्ड दिया है उस थ्रेशोल्ड के बेसिस पे किया जाता है।
ठीक है, एंड दैट इज 8.33% ऑफ द वेजेस और 100 रुपीज विच एवर इज हायर. एंड ये बोनस मस्ट बी पेड रिगार्डलेस ऑफ द एम्प्लॉयर्स एलिजिबल सरप्लस इन द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर. इसका मतलब उसको लॉस हो या प्रॉफिट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उनको मिनिमम एक बोनस तो देना ही पड़ेगा एम्प्लॉयर को अपने वर्कर्स के लिए. सो अगर ये ज़्यादा उनका बन गया है, मतलब आगे हम लोग उसका कैलकुलेशन करेंगे अवेलेबल सरप्लस क्या है, एलिजिबल सरप्लस क्या है. अगर वो ज़्यादा बन गया तो मैक्सिमम कितना हो सकता है बोनस? मिनिमम तो हमने बोला 8.33%, मैक्सिमम होगा 20% ऑफ द वेजेस. ठीक है. ना जैसे हमने पहले भी बताया है, बोनस कैलकुलेशन के लिए अगर सैलरी हाई है तो जो थ्रेशोल्ड अमाउंट है जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मेंशन करेगी या नोटिफाई करेगी, उसी अमाउंट के बेसिस पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा. या फिर मिनिमम वेज, अगर मिनिमम वेज है उस पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल एक फिटर है एक कंपनी में, अब इस फिटर का सैलरी है 25,000 पर मंथ फॉर एग्जांपल, एंड गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि 7,000 का थ्रेशोल्ड है, उसी के ऊपर बोनस का कैलकुलेशन होगा. नाउ इस यहाँ पे फिटर के लिए उस पर्टिकुलर सेट, फॉर एग्जांपल इसको महाराष्ट्र समझेंगे. फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में फिटर पोस्ट के लिए जो मिनिमम वेज है वो है 9,000. ओके, ये मिनिमम वेज है. नाउ इसका सैलरी है 25,000 पे तो नहीं होगा. उस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 7,000 रुपीज़ का इन्हें थ्रेशोल्ड बोला है कि ये वेज मतलब बोनस कैलकुलेशन के यूज़ करना चाहिए. लेकिन फिटर के लिए 9,000 वहाँ के लिए मिनिमम वेज है, तो ये 9,000 के बेसिस पे ही उसका बोनस कैलकुलेशन होगा, ईदर द नोटिफाइड लिमिट और द मिनिमम वेज विच एवर इज हायर, नॉट द एक्चुअल सैलरी जो 25,000 है, या नॉट द जो मिनिमम वो है थ्रेशोल्ड है. इट कैन बी, अगर मिनिमम वेज उससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली मिनिमम वेजेस का अमाउंट से ही बोनस कैलकुलेशन होगा. तो अभी हमने देखा है कि मिनिमम एक 30 डेज वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई भी एम्प्लॉय एलिजिबल रहेगा बोनस लेने के लिए. ना यहाँ पे वो जो वर्किंग डेज है, कितने वर्किंग डेज उसने काम किया है, उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. जब वो कैलकुलेशन होगा, an employee will be treated having worked in an establishment even on the following days during the accounting year. ओके, एंड ऐसे कुछ डेज होते हैं जहाँ पे वो एक्चुअली ऑफिस नहीं आया, कंपनी में नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम उसके वो डेज भी कंसिडर करेंगे वाइल कंप्यूटिंग द दिस नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ द एम्प्लॉय. वो कौन से डेज है? एक तो ले ऑफ पीरियड. ले ऑफ पीरियड मतलब कई बार ऐसे कुछ है ना, एम्प्लॉय को काम नहीं दिया एम्प्लॉयर ने, इवन इफ एम्प्लॉय हैज़ कम बिकॉज रॉ मटेरियल्स नहीं है या फिर कुछ है, तो वो ले ऑफ बोलते हैं उस कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको काम नहीं है. अगर वो ले ऑफ किया गया है वाया एन एग्रीमेंट या फिर किसी स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत या फिर किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के प्रोविजन के तहत और एनी अदर एप्लीकेबल लॉ, देन डेफिनेटली ये जो ले ऑफ पीरियड है, फॉर एग्जांपल ये 2 डेज उसका ले ऑफ हुआ है, ये भी काउंट ऐसे करेंगे कि जैसे कि ये प्रेजेंट है. मतलब वो यही सोचेंगे कि यही कैलकुलेट करेंगे कि ये वर्किंग डे ही है उसका. ठीक है. या पेड लीव डेज ना, उसने लीव पे था लेकिन सैलरी मिल रहा है, इसका मतलब वो काम कर रहा है, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अब लीव पे छुट्टी पे गया 5 दिन के लिए, लेकिन उसकी सैलरी तो मिल रही है. सो इन सिंपलर टर्म्स, जब भी कोई वर्कर या एम्प्लॉई काम पे नहीं है लेकिन फिर भी उसको सैलरी मिल रही है या वेजेस मिल रहे हैं, ओके, देन वो डेज भी हम लोग यूज़ करेंगे फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द नंबर ऑफ वर्किंग डेज. ठीक है. इसके अलावा जैसे कि टेम्पररी डिसेबलमेंट हुआ है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट एक्सीडेंट एंड वो छुट्टी पे है, डेफिनेटली उसको सैलरी मिल रही है, तो ऑब्वियसली वो कैलकुलेशन इसी में होगा. उसने 20 डेज की लिया है छुट्टी, सो ये 20 डेज वर्किंग डेज ही मानेंगे. ठीक है. नेक्स्ट आता है मेटर्निटी लीव. मेटर्निटी लीव पे भी इवन व्हेन द एम्प्लॉई इज एब्सेंट लेकिन उसको सैलरी मिल रही है, so for that accounting year we'll consider this maternity leave as well for working days calculation. सिंपल लॉजिक, अगर वो नहीं भी है लेकिन उसको वेज मिल रहा है, सो इन सिंपल टर्म्स वो प्रेजेंट है,
तो इसीलिए हम उसके डेज को जो एज वर्किंग डे करके कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट आता है कंप्यूटेशन ऑफ द अवेलेबल सरप्लस। सी व्हेन, अभी हमने ये बताया है कि उसको प्रॉफिट मिले या फिर लॉस हुआ, कुछ भी हो, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को एक मिनिमम बोनस देना ही पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ को, अगर वो एस्टैब्लिशमेंट इस चैप्टर के दायरे में आती है, इस एक्ट के दायरे में आती है, राइट। तो इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि किस तरह से वो अमाउंट लिया जाता है। तो उसके लिए हमें दो टर्म्स याद रखनी पड़ेगी, एक तो अवेलेबल सरप्लस, दूसरा है एलोकेबल सरप्लस। ओके, नाउ व्हाट इज दिस अवेलेबल सरप्लस? ये अवेलेबल सरप्लस ऐसे मिलेगा कि एक कंपनी है, उसका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट्स होगा उस साल के लिए, ओके, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू द इकोनॉमिक्स एंड वो सब, लेकिन इतना समझ लीजिए कि किसी भी कंपनी के जो ग्रॉस प्रॉफिट्स होंगे उसमें से जो भी डिडक्शंस मेंशन किए गए हैं अंडर सेक्शन 34 ऑफ दिस चैप्टर, वो हम लोग डिडक्ट करेंगे, तो जो भी अमाउंट आएगा दैट वुड बी द अवेलेबल सरप्लस फॉर दैट अकाउंटिंग ईयर। सो ये सेक्शन 34 में से कौन से डिडक्शन से जो ग्रॉस प्रॉफिट से हटाना पड़ेगा ताकि हमें अवेलेबल सरप्लस मिले? तो इसमें आता है हमारा एक डेप्रिसिएशन, जो भी डेप्रिसिएशन है दैट इज अलाउड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट और एनी अदर एप्लीकेबल एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लॉ, वो डिडक्ट किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट से। दूसरा कौन सा है? डायरेक्ट टैक्सेस, जो डायरेक्ट टैक्सेस दैट आर पेएबल बाय द एम्प्लॉयर फॉर दैट अकाउंटिंग ईयर, जो उसने इनकम पाया है, प्रॉफिट्स गेन्स जो भी हुआ है उसके तहत इसके कुछ तो डायरेक्ट टैक्सेस कट जाएंगे, वो इस ग्रॉस प्रॉफिट से हटाना पड़ेगा। तीसरा, एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड डिडक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है। ये तीनों अमाउंट्स ग्रॉस प्रॉफिट से हटाने के बाद हमें मिलता है अवेलेबल सरप्लस फॉर दैट अकाउंटिंग ईयर, जिस अकाउंटिंग ईयर के लिए ये कैलकुलेशन हो रही है। नाउ इस अवेलेबल सरप्लस का अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, ओके, इस अवेलेबल सरप्लस का 60% ओके, ये होगा एलोकेबल सरप्लस, ओके। अगर वही कोई और एस्टैब्लिशमेंट होगा अदर दैन द बैंकिंग कंपनी, वो इस अवेलेबल सरप्लस में से 67% इसके लिए एलोकेबल सरप्लस होगा, ओके। एंड ये एलोकेबल सरप्लस जो हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज द वन दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर बोनस कैलकुलेशन, ओके। इसी के बेसिस पे बोनस कैलकुलेट करके जो एम्प्लॉयज को है इनको दिया जाएगा। नाउ अभी हमने इन द अर्लियर स्लाइड हमने ये देखा है कि किस तरह से अवेलेबल सरप्लस कैलकुलेट किया जाता है एंड उसका अमाउंट कितना एलोकेबल सरप्लस हम लोग मानेंगे, हाउ मच विल टेक फ्रॉम दैट अवेलेबल सरप्लस एंड जो बोनस के लिए हम लोग यूज करेंगे। लेकिन कई बार ये एलोकेबल सरप्लस इतना नहीं होता है कि वो एक मिनिमम बोनस भी वो दे सके, लेकिन फिर भी हमने क्या बोला, अगर उनके पास है या नहीं हमें नहीं पता, हम वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। हमें तो एवरी ईयर एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देना ही पड़ेगा, एक मिनिमम बोनस, राइट, बेस्ड ऑन द थ्रेशोल्ड अमाउंट वेजेस या फिर मिनिमम वेजेस जो भी हायर रहेगा, राइट। सो उसके लिए एक और प्रोविजन दिया गया है अंडर दिस चैप्टर एंड वो है, ये पहले भी था सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है, जो पहले पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट था उसी के तहत है, एंड दैट इज सेट ऑन एंड सेट ऑफ एलोकेबल सरप्लस। नाउ व्हाट डज दिस मीन? को अब कई बार ऐसा होता है कि एक्सेस एलोकेबल सरप्लस मिल जाता है, मतलब उसका पूरा जो बोनस का जो भी अमाउंट है वो 10,000 ही बन रहा है, ठीक है, पूरा मैक्सिमम 20% ऑफ द एलोकेबल सरप्लस भी कैलकुलेट किया जाए तो उसका 10,000 ही बन रहा है 20% का, और भी उसके पास बच रहा है 5,000,
इन दैट एलिकेबल सरप्लस. सो व्हाट, वो अमाउंट कहाँ जाएगा? वो अमाउंट ऐसा नहीं है कि फिर वो पंप बैक करेगा अपने कैपिटल में या फिर कहीं और इन्वेस्ट करेगा, नहीं, वो अमाउंट वो वैसे ही रखेगा एंड अगले 4 साल तक, जिस अकाउंटिंग ईयर में ये अमाउंट मिला है उस अकाउंटिंग ईयर से 4 साल तक वो ऐसे ही रखेगा. एंड दिस इज कॉल्ड एज सेट ऑन. व्हाई दिस इज डन? बिकॉज जब सेट ऑन होता है, मतलब यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस हो गया है, एक्सेस हो गया ओवर द मैक्सिमम बोनस. लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि अगले साल उसको एक्सेस ना मिले, मिनिमम बोनस भी पे करने लायक ना बचे, तो उसमें यही अमाउंट उसको हेल्प करेगा. इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज सेट ऑन. Now, as you can see here, excess allocable surplus over the maximum bonus, 20% of the salary or the wages, is carried forward for up to 4 accounting years. This is called as set on. And set, ये हो गया set on, जब ज़्यादा हुआ था. If any year there is no surplus or it is less than the minimum bonus and no sufficient set on amount is available, then the shortfall is carried forward up to 4 years. This is called as set off. For example, 8 पॉइंट हमने बोला कि 8.33% उसका मिनिमम बोनस तो पे करना ही पड़ेगा. सो 8.33 का उसने कैलकुलेट किया है, तो उसका अमाउंट बन रहा है कुछ 5000 फॉर एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल है. अब 5000 है, लेकिन उसका एलिकेबल सरप्लस 2000 है. ओके, सो ये 3000, अगर पहले यहाँ पे उसने 5000 का सेट ऑन किया है तो इसी अमाउंट से 3000 ये ले सकता है. एंड यहाँ पे उसने बोनस पे कर दिया है एंड इसमें कितने हजार बचे? 2000 बचे. वो फिर कैरी फॉरवर्ड होगा, राइट? ये क्योंकि 4 इयर्स तक ये वैलिड रहेगा. एंड यहाँ पे उसका तो लॉस टाइप का हुआ है 3000 का. दिस वुड बी कॉल्ड एज सेट ऑफ. ओके, एंड ये लॉस की तरह है, ये आगे वो लेके जाएगा फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स. मतलब यहाँ पे ये 3000 का कम पड़ रही है उसको, सो उसने तो पुराने वाले से उसने मैनेज कर लिया है, राइट? एंड ये आगे कैरी फॉरवर्ड होगा. सो दैट इज कॉल्ड एज सेट ऑफ. फॉर ये भी 4 इयर्स तक वैलिड रहेगा. Set on and set off help adjust the bonus payments across the year to maintain the minimum and maximum bonus limits. जहाँ पे set off हुआ वहाँ पे वो पुराने वाले अमाउंट से करेगा, अगर नहीं है तो वो अपने प्रॉफिट से या कहीं से भी मैनेज करेगा एंड उसको एक लॉस की तरह दिखाएगा एंड आगे बढ़ा देगा. या फिर ऑलरेडी कुछ अमाउंट है, सेट ऑन हुआ है पिछले साल, तो वो अमाउंट आगे बढ़ेगा. इन दिस वे वो मैनेज करते करते अपने जो मिनिमम या मैक्सिमम बोनस का जो उसका है करने का, वो कर लेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, set on is used when surplus exceeds the maximum bonus. very very important statement है ये. set off तभी होता है जब surplus, allocable surplus exceed कर रहा है maximum bonus. and set off तब होता है when surplus is insufficient even for प्रोवाइडिंग मिनिमम बोनस. ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका एक क्रक्स है. एंड इसकी 4 इयर्स की वैलिडिटी होती है, बी इट सेट ऑफ या सेट ऑन. एंड इसके अलावा ये हो गया. लेकिन अगर कोई नया एस्टेब्लिशमेंट है, अब उसमें भी इसी तरह से बोनस पेमेंट्स होंगे. यस, यहाँ पे भी इसी तरह से होंगे बोनस पेमेंट्स. लेकिन जो न्यूली एस्टैब्लिश्ड वो है उसमें सेट ऑन और सेट ऑफ प्रोविजंस दे डू नॉट अप्लाई हियर फॉर द फर्स्ट 5 इयर्स. ओके, सो जितना उसका एलिकेबल सरप्लस है, मतलब उसका फॉर एग्जांपल 10,000 का उसका वो है पेमेंट, बोनस पेमेंट, लेकिन उसको 20,000 मिला है. हमने क्या बोला है? तो 10,000 यहाँ पे उसने पे किया. नॉर्मल सिचुएशन में है, पुराना वाला इंडस्ट्री है, तो 10,000 का जो हुआ अमाउंट दैट वुड बी एलोकेटेड फॉर सेट ऑन. लेकिन जो कंपनी से, जो न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं, उनके लिए ये फर्स्ट 5 इयर्स तक ये सेट ऑन या सेट ऑफ प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे. सो दैट वो अपना, क्योंकि ब्रेक इवन नहीं आया, वॉट एवर कई सारी चीज़ें होती है, सो वो ये अमाउंट वो कैपिटल की तरह यूज़ कर सकते हैं जो बचा हुआ है यहाँ पे. एंड 6th ईयर में जो सेट ऑन एंड सेट ऑफ प्रिंसिपल अप्लाई होता है कंसिडरिंग द 5th एंड 6th अकाउंटिंग ईयर के कैलकुलेशंस पे. 7th ईयर पे होता है सेट ऑन एंड सेट ऑफ अगेन अप्लाइज कंसिडरिंग द 5th, 6th एंड 7th ईयर्स. 8th ईयर ऑनवर्ड्स नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ सेट ऑन एंड सेट ऑफ विल अप्लाई लाइक एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि उस 8th ईयर जब होता है तब तक वो 4 इयर्स का उनका
नॉर्मल जैसे एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट में 4 इयर्स का रहता है वैलिडिटी, उस तरह का वैलिडिटी आ गई है उनमें भी। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से ईयर से नॉर्मल प्रोविजंस फॉर न्यूली एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज वुड जो सेट ऑन एंड सेट ऑफ का है दैट वुड अप्लाई, सो उसमें 8th ईयर से होता है ये, दिस यू हैव टू रिमेंबर, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है सेट ऑन एंड सेट ऑफ वाला। सो अभी जो हमने पढ़ा है वो एक एग्जाम्पल के थ्रू अभी देखेंगे, ठीक है। तो एज्यूम कीजिए कि टोटल सैलरी और वेज ऑफ द एम्प्लॉयज 10 lakhs पर ईयर है, तो उसके बेसिस पे इन्होंने मिनिमम बोनस कितना होगा फॉर 10 lakhs, 8.33% मतलब 83,300, वही मैक्सिमम बोनस 20% मतलब 2 lakhs। सो एक एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उस एम्प्लॉयर के लिए दिस ये मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस है। नाउ ईयर वन में उसको सरप्लस हो गया है अच्छे से, सो 2,50,000 मिला है, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम बोनस कितना है 2 लाख, सो सरप्लस 2,55,000 एलिजिबल सरप्लस, तो 2 लाख तो आराम से पे कर सकता है। सो 2 लाख उसने बोनस में पे कर दिया, बाकी कितना बचा है 50,000, वो 50,000 सेट ऑन किया है, यहाँ पे सेट ऑन हुआ है 50,000 कैरिड फॉरवर्ड। नाउ ईयर 2 में सरप्लस इसका आया है 60,000 ही, लेकिन मिनिमम बोनस पे करना है कितना, उसका 83,300 का ऑब्लिगेशन है, तो यहाँ पे ये 60,000 तो यहाँ से मिला, जो शॉर्टफॉल है 23,300 वो सेट ऑन से लेगा, प्रीवियस ईयर का 50,000 सेट ऑन है उसमें से ले लेगा, वो लेके अपना मिनिमम बोनस अपने एम्प्लॉयज को दे देगा, और बचा कितना है 26,700, 50,000 जो इसमें से 23,300 लिया है फ्रॉम दिस 50,000, तो 26,700 का उसका बचा है। नाउ ईयर 3, इसका तो लॉस ईयर बिल्कुल जीरो है इस बार, इसको तो कुछ है ही नहीं, लेकिन पिछली बार का कितना बचा है सेट ऑन हुआ है, वो 26,700 का हुआ है, तो ये 26,700 स्टिल ही इज शॉर्ट ऑफ 56,600, सो ये अपने जेब से कहीं से भी डाल के ये पेमेंट कर देगा बोनस का, एंड इसको कैरी फॉरवर्ड करेगा एज सेट ऑफ, एंड इस साल से ये 4 साल तक वैलिड रहेगा, ठीक है। अब ईयर 4 इसको सरप्लस मिला है 1,50,000, लेकिन मिनिमम बोनस कितना है 83,300, मैक्सिमम कितना है 2 lakhs, लेकिन उसके पास ऑलरेडी एक और सेट ऑफ भी है, सो पहले उस सेट ऑफ को क्लीन करेगा, सो यहाँ पे इसका कितना 1,50,000 माइनस 56,600 करेगा, सो जो बचा है 93,400। अब इसमें से वो मिनिमम बोनस जो भी है वो पे करेगा, या फिर पूरा भी वो यूटिलाइज कर सकता है बोनस पे करने के लिए, क्योंकि ये जो सेट ऑन सेट ऑफ वाला ये पूरा फंडा है ये 4 इयर्स तक ही वैलिड रहेगा, राइट। तो ये चाहे तो यहाँ पे इसको क्लोज कर सकता है या फिर मिनिमम बोनस भी दे सकता है, ठीक है। नाउ ईयर 5, यहाँ पे इसको सरप्लस मिला है 3 लाख का, तो मतलब मैक्सिमम भी बोनस वो पे कर पाएगा, सो 2 lakhs का मैक्सिमम बोनस उसने पे कर दिया, एंड 1 लाख जो एक्स्ट्रा हुआ है वो अभी सेट ऑन किया है, नाउ दिस कैन बी यूजेबल फॉर द नेक्स्ट 4 years, ओके। एंड थंब रूल क्या है, इसमें कुछ 4 थंब रूल्स है जो आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। सेट ऑन तभी होगा जब एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज बीइंग केप्ट असाइड, मतलब मैक्सिमम बोनस देने के बाद भी अगर बच रहा है उस साल में सेट ऑन होता है। सेट ऑफ डेफिसिट कैरिड फॉरवर्ड, मतलब जिस साल मिनिमम बोनस ही दिया नो देने का वो होता है, उस टाइम जो भी शॉर्टफॉल पड़ता है दैट वुड बी सेट ऑफ। दे कैन बी कैरिड फॉर 4 years एट मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। अगर फर्स्ट ईयर में फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो अमाउंट है वो बचता ही रहेगा, हर बार उसको अच्छा अमाउंट ही आता रहा, एंड उसका सेट ऑन ही होता रहा, कहीं पे भी सेट ऑफ नहीं है, तो वो जो भी अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होगा अगर ईयर 1 का है, ईयर 4 में ही उसको क्लोज करना पड़ेगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, मतलब यहाँ तक भी वो बच गया तो ये अमाउंट वो निकाल सकता है, ठीक है। ओल्डेस्ट बैलेंस इज यूज्ड फर्स्ट, ऑलवेज ट्राई टू यूज द ओल्डेस्ट बैलेंस, मतलब जो ईयर 1 एंड ईयर 4 का है, सो ईयर 4 वाला वो ये नहीं देखेगा कि इमीडिएट ईयर में क्या वहाँ से कुछ मिलेगा, वो ये देखेगा कि ईयर 1 का कुछ बचा है क्या 4 years, तो इसलिए ओल्डेस्ट बैलेंस इज यूज्ड फर्स्ट। सो ये थंब रूल से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, एंड दिस एंटायर प्रोसेस। नो अभी तक हमने देखा है कि हाँ बोनस पे करना है, कैसे भी हो उसको मिनिमम बोनस तो पे करना ही है अगर एलिजिबल है एम्प्लॉय तो, लेकिन
बोनस में से डिडक्शंस भी कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, कुछ वैलिड डिडक्शंस है जो कर सकते हैं। अगर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर किसी भी एम्प्लॉई अगर ही इज फाउंड गिल्टी ऑफ एनी मिसकॉन्डक्ट या फिर उस मिसकॉन्डक्ट की वजह से कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है एम्प्लॉयर को, देन जितना भी लॉस उसने किया है उतना अमाउंट उसके बोनस से वो डिडक्ट कर सकता है एम्प्लॉयर। सो जो भी उसका बोनस पेएबल वो है उसमें से ये जितना उसने लॉस किया उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर फॉर एग्जांपल इसे 1000 रुपीज़ का लॉस हुआ है कंपनी को एंड इसको बोनस जो मिलने वाला है वो 2000 है, सो ये 2000 में से 1000 रुपीज़ डिडक्ट करके बाकी 1000 उसको देना पड़ेगा। ये नहीं बोल सकता कि नहीं तुम्हारी वजह से मुझे लॉस हुआ है तो मैं तुम्हें 500 का फाइन लगाता हूँ, नहीं, नॉट लाइक दैट। जितना लॉस हुआ उतना हटा के बोनस जो भी आएगा वो डिडक्शन वो देना पड़ेगा, बिकॉज आफ्टर डिडक्शन द एम्प्लॉय विल रिसीव द रिमेनिंग अमाउंट बोनस इफ एनी, क्योंकि ये एम्प्लॉय का राइट है, he can't, the employer can't deny on that. now कितने टाइम पे बोनस पे करना पड़ेगा? जो भी बोनस है, ऑल बोनस अमाउंट्स ड्यू टू द एम्प्लॉई, जिस दिन नो अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है उस दिन से विद इन 8 मंथ्स उनको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन 8 मंथ्स। लेकिन अगर उसको लग रहा है एम्प्लॉयर को नहीं कुछ दिक्कत हो रही है पे करने में, क्योंकि कई बार अगर उसको लॉस हुआ है फिर भी बोनस पे करना पड़ेगा, लेकिन उसमें उसको पैसे जुटाने पड़ेंगे, मैनेज करना पड़ेगा, इन दैट केस वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से परमिशन ले सकता है टू एक्सटेंड दिस 8 मंथ बोनस पेमेंट, बट ये टोटल एक्सटेंशन जो है दैट कैन नॉट एक्सीड 2 years, सो मैक्सिमम 2 years तक वो टाइम ले सकता है कि हाँ मुझे इससे कुछ दिक्कत हुआ है बिकॉज ऑफ विच आई एम नॉट एबल टू ऑनर दिस बोनस पेमेंट, मिनिमम भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ करके, इन दैट केस दी कैन। पहली बात। दूसरा, अगर कोई बोनस पेमेंट डिस्प्यूट पेंडिंग है बिफोर एनी अथॉरिटी, देन बोनस मस्ट बी पेड विद इन 1 month फ्रॉम व्हेन द अवार्ड बिकम्स एनफोर्सेबल। जो अवार्ड मतलब यहाँ पे जजमेंट है, कोर्ट ने जजमेंट दिया है, जिस दिन वो जजमेंट पास हुआ है वहाँ से विद इन 1 month उनको वो बोनस जो भी बोला गया है वो पे करना पड़ेगा। एंड अगर कोई हायर बोनस के लिए डिस्प्यूट चल रहा है, ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल एक वर्कर है जो बोल रहा है, उस एम्प्लॉयर ने बोला तुम्हारा 1000 रुपीज़ का बोनस पर बनता है एज पर द मिनिमम बोनस, लेकिन वो एम्प्लॉय बोल रहा है नहीं नहीं इस बार आपके अच्छे प्रॉफिट से सब कुछ हुए हैं, आप कुछ गलत दिखा रहे हो, तो मेरा एक्चुअल बोनस उसके हिसाब से 2000 बनेगा। मतलब ये क्लेम 2000 कर रहा है लेकिन एम्प्लॉयर बोल रहा है ना तुम्हारा 1000 ही है। इन दैट केस वो कोर्ट जा सकता है, मतलब जो भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में। इन दैट केस यहाँ इस डिस्प्यूट में एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो पहले ये 1000 रुपीज़ पे कर देगा। द एम्प्लॉयर मस्ट पे 8.33% ऑफ द एम्प्लॉयज अर्नड वेजेस विद इन 8 मंथ्स, इसी 8 मंथ्स के अंदर पे करना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो भी ट्रिब्यूनल या जो भी वो अवार्ड या वर्डिक्ट देगा उसके हिसाब से बाकी अमाउंट पे करने का है तो पे करेगा, वरना नहीं। लेकिन उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस स्पेशली जहाँ पे भी हायर बोनस रेट पे डिस्प्यूट होती है, इन दैट केस दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर कि वो पे कर दे मिनिमम बोनस एंड वेट फॉर द वर्डिक्ट। नाउ बोनस के जो प्रोविजन है जनरली पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए लागू नहीं होते, क्योंकि वो दे आर नॉट वर्किंग फॉर सम प्रॉफिट, राइट। सो इसलिए जो पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस है उनके लिए बोनस पे करना है, कंपलसरी बोनस या बोनस एक्ट ये एप्लीकेबल नहीं होते। लेकिन अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट अगर वो कुछ गुड्स या सर्विसेज सेल आउट कर रहा है इन कॉम्पिटिशन विद द प्राइवेट सेक्टर, एंड अगर वो जो उसका ग्रॉस इनकम है, ओके, एटलीस्ट 20% ऑफ इट्स ग्रॉस इनकम वो उसी सेल्स के वजह से आ रहा है, देन उस सच एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए ये बोनस प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। बेस्ट एग्जांपल हमारा बीएसएनएल। नो बीएसएनएल क्या करता है, सेम टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करती है, राइट, एंड उसी के तहत वो कुछ इनकम भी कमा रहा है, राइट। अगर उसमें 20% अगर इट इज़ अर्निंग, जो उनका ग्रॉस इनकम हो रहा है उसमें 20% या ज़्यादा इनकम इस सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से हो रहा है, देन वो इस बोनस प्रोविजंस के दायरे में आ जाएंगे। नाउ अभी तक इस चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा है उसी में से कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे कॉन्सेप्चुअल।
If the allocable surplus exceeds the minimum bonus payable, then what is the maximum percentage of wages that an employer must pay as bonus to each employee? In simpler terms, allocable surplus अगर minimum bonus payable से ज़्यादा निकल रहा है, in that case ये मैक्सिमम है, देखिए मिनिमम 8.33% है एंड मैक्सिमम 20% है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बीच में कुछ नहीं दे सकते, दे सकते हैं 9% दे सकते हैं, 10, 11, 12, 13, मैक्सिमम 20 तक ही दे सकते हैं। ये मत सोचिए कि मिनिमम इतना है मैक्सिमम इतना है, वही दो फिगर्स है, नहीं, बीच में भी पूरे फिगर्स है। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया हमारा मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 20%। दिस इज द सेम क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड हियर, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो हमने देखा है अवेलेबल सरप्लस की कैलकुलेशन कैसी होती है। उसमें अगर बैंकिंग कंपनी है तो कितना अमाउंट एलोकेबल सरप्लस में डाल सकते हैं एज परसेंटेज ऑफ अवेलेबल सरप्लस, या कोई नॉन बैंकिंग कंपनी तो उसमें किस तरह से कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अवेलेबल सरप्लस इज कंसिडर्ड एलोकेबल सरप्लस फॉर द बैंकिंग कंपनी। अवेलेबल सरप्लस कैलकुलेट करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये 100 रुपीज़ आया फॉर एग्जाम्पल, ओके, अब 100 रुपीज़ में एलोकेबल सरप्लस कितना कंसिडर करेंगे इसमें, जैसे इज इट 50, 60, 67 या 70% ऑफ दिस अवेलेबल सरप्लस। फॉर बैंकिंग कंपनी इट इज 60% ऑफ द अवेलेबल सरप्लस। सो यहाँ पे 60 रुपीज़ अवेलेबल है फॉर पेइंग द बोनस, मतलब ये बोनस के लिए यूज किया जाएगा एंड दिस इज द एलोकेबल सरप्लस। बाकी सब एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए इट विल बी 67%। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ चैप्टर 5 डील करता है एडवाइजरी बोर्ड्स, बोथ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एंड द स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। सो इसमें जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है या स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है, इसमें एक ही सेक्शन है जो है सेक्शन 42। नाउ इसमें व्हेन वी टॉक अबाउट द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, सो इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, एंड इसमें मेंबर्स कितने होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें कौन कौन रहेंगे, एक तो मेंबर्स हु रिप्रेजेंट द एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, एम्प्लॉयज की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, एंड दोनों के नंबर इक्वल होने चाहिए, इधर द एम्प्लॉयज या एम्प्लॉयर्स ज़्यादा नहीं हो सकते हैं दूसरे से, ठीक है। कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी होने चाहिए इसमें अदर दैन द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयज। कई बार ये कुछ कुछ फेमस पर्सनालिटीज हो सकते हैं जो सोसाइटी में अच्छे नाम है उस तरह के, वो इंडिपेंडेंट पर्सन्स होने चाहिए, बट दे शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। जितने भी मेंबर्स है बोर्ड के उसमें 1/3 से ज़्यादा ये नहीं होने चाहिए, पहली बात। दूसरा, 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सच स्टेट गवर्नमेंट्स जो नॉमिनेट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनका बोर्ड है तो वो खुद नॉमिनेट कर सकते हो, इस तरह से 5 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द स्टेट्स। ये रोटेशन में चेंज होते भी रहते हैं, ओके। एंड 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड शुड बी वुमेन, मतलब ये सभी मिला के जितने भी है उसमें 1/3 वुमेन ही होनी चाहिए उसमें, ठीक है। एंड ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो खुद ही सेलेक्ट करती है चेयरपर्सन को ऑफ द बोर्ड फ्रॉम अमॉन्ग द इंडिपेंडेंट मेंबर्स। ये जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स है उसी में से एक को चेयरपर्सन की तरह वो अकोमोडेट करती है या फिर सिलेक्ट करती है। नाउ इनके फंक्शंस क्या होंगे, इनका मेन फंक्शन है कि दे एडवाइज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एडवाइज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन फिक्सिंग और रिवाइजिंग द मिनिमम वेजेस एंड अदर कंसर्न मैटर्स, इस पे वो उनको हेल्प करता है, गाइड करता है, एडवाइस करता है। एंड प्रोवाइड दे ऑल्सो प्रोवाइड इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, वुमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करने के लिए जो भी सजेशन है वो एडवाइस कर सकती है। एंड द एक्सटेंट टू विच वुमेन में बी एम्प्लॉयड इन सच एस्टैब्लिशमेंट्स और एम्प्लॉयमेंट्स, ये भी ये एडवाइस कर सकती है कि कौन से एस्टैब्लिशमेंट्स में कितने परसेंटेज तक या फिर कितने एक्सटेंट तक वुमेन को एम्प्लॉय किया जा सकता है। एंड एनी अदर मैटर जो इस कोड के रिलेटेड है उसमें एडवाइस करती है ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, सिमिलर टू द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स, रिस्पेक्टिव स्टेट्स अपने अपने स्टेट्स में दे विल कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स। नाउ इसमें मेंबर्स किस तरह से होंगे, हियर अगेन दीज आर ऑल नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली, जैसे CAB में दैट इज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड CAB,
स्टेट एडवाइजरी बोर्ड SAB, जैसे CAB में उन मेंबर्स को जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करते हैं, उसी तरह से इसमें स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करते। कौन कौन होंगे? एक तो रिप्रेजेंटेशन होगा एम्प्लॉयर्स की तरफ से, रिप्रेजेंटेशन होगा एम्प्लॉयज़ की तरफ से एंड दोनों इक्वल नंबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर्स ज़्यादा है या एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है रिप्रेजेंटेशन, सो दोनों का इक्वल नंबर होना चाहिए। उसके बाद इंडिपेंडेंट पर्सन्स होने चाहिए, बट टोटल जितने भी मेंबर्स होंगे उसमें 1/3 ही इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे एंड 1/3 ऑफ द बोर्ड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड शुड बी वुमेन। जितने भी इसमें मेंबर्स है उसमें एटलीस्ट 1/3 वुमेन ही होने चाहिए। एंड अगेन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट चेयरपर्सन को सिलेक्ट करेगी फ्रॉम अमंग द इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। ये इंडिपेंडेंट मेंबर्स है, उसी में से स्टेट गवर्नमेंट एक बंदे को एज अ चेयरपर्सन नॉमिनेट करेगी या इलेक्ट करेगी। ठीक है। नाउ स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के क्या फंक्शंस है? वो एडवाइज करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑन फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ द मिनिमम वेजेस या फिर कुछ उसके रिलेटेड कुछ मैटर्स है। नो अगेन प्रोवाइडिंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन, वो उसमें एडवाइस कर सकते हैं। हाँ, आप इस तरह के आप कुछ एक्शन ले सकते हैं जिसके चलते हुए वुमेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। द एक्सटेंट टू विच वुमेन में बी एम्प्लॉयड इन सच एस्टेब्लिशमेंट्स और द एम्प्लॉयमेंट्स, ये ऑलरेडी जो CAB के फंक्शंस है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर ही फंक्शंस है SAB के भी, और एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कोड। एंड इसमें SAB का एक और फंक्शन, एक और उसका फंक्शन है कि दे मे कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर कमिटीज और सब कमिटीज टू लुक इनटू द इश्यूज पर्टेनिंग टू दिस अबव मैटर्स। क्योंकि यहाँ कहीं पे भी अगर उनको लग रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नए नए चैलेंजेस आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी AI या मशीन लर्निंग का हो गया, अब उसमें जो ऑलरेडी SAB है उसको इतना नॉलेज नहीं है, देन दे कैन कॉन्स्टिट्यूट कुछ कमिटीज, स्पेसिफिक कमिटीज, एंड ये जो इसमें जो भी मैटर्स है ये सारे जो मैटर्स है वो उन कमिटीज को दे सकती है एंड दे कैन एडवाइज द स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। देन स्टेट एडवाइजरी बोर्ड उनके रिपोर्ट के हिसाब से दे विल एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट्स। नाउ अ क्विक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो भी हमने इस चैप्टर में किया है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड? अभी हमने देखा है बीट स्टेट एडवाइजरी बोर्ड या फिर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, दोनों में जितने भी टोटल मेंबर्स होंगे उसमें 1/3 of them should be women. So here C is the correct option. Now next chapter है हमारा इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ना यहाँ पे अर्लियर जो लेबर लॉस थे उसमें सिर्फ इंस्पेक्टर बोला जाता था इनको, बट नाउ दे विल बी कॉल्ड एज इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बिकॉज इंस्पेक्टर के जो भी उनके पावर्स है उसके साथ साथ वो फैसिलिटेटर का भी काम कर रहे हैं कि ये कोड किस तरह से अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए जो भी एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज़ को जो भी हेल्प लगेगा, मतलब फैसिलिटेटिंग, वो ये करेंगे। दैट्स वाई इनका टर्मिनोलॉजी ही इन्होंने चेंज कर दिया, अदरवाइज उनके फंक्शंस पावर्स इसमें कोई चेंज नहीं है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन इंस्पेक्टर्स कम फैसिलिटेटर्स को अपॉइंट करती है एंड वही बताती है कि इनका जुरिस्डिक्शनरी पावर, जुरिस्डिक्शन क्या है, कौन से एरिया में ये काम करेंगे, उनके पावर्स क्या है, वो सब वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही बताएगी। एंड इनके जनरल पावर्स क्या क्या होते हैं कि वो कभी भी किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं एंड मतलब रीजनेबल टाइम पे, ऐसा नहीं कि मिडनाइट में जाके उठा रहा है कि नहीं मुझे अभी इंस्पेक्शन करना नहीं, रीजनेबल टाइम पे। एंड वहाँ जाने के बाद अगर उसको लग रहा है कि उस प्रीमाइसिस में जो भी बंदे हैं ही कैन इंक्वायर देम, उनसे बात कर सकता है। एंड अगर उसको लग रहा है कि कुछ वहाँ पे धांधली हुई है, कुछ गलत हुआ है, तो डेफिनेटली वो जो रिकॉर्ड्स है, रजिस्टर्स है, वो हैंड ओवर कर सकता है या फिर उसके कॉपीज डिमांड कर सकता है। एंड उसने अगर एम्प्लॉयर से डिमांड किया है तो किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय से बात करनी है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको कॉपीज चाहिए या फिर कुछ डिटेल्स चाहिए, तो एम्प्लॉयर को उसके लिए उनको सही तरीके से हेल्प करना चाहिए। सो दिस आर ऑल द पावर्स। लेकिन उनको ये पावर नहीं होता है कि अगर वहाँ पे किसी ने कुछ फॉलो नहीं किया, कंप्लेंट नहीं है, तो इमीडिएटली उसको फाइन लगाना, ये उनके पास ये पावर्स उनके नहीं रहते। ये सिर्फ फैसिलिटेटिंग वाला पावर ही है एंड ये फिर उस पर्टिकुलर नॉन कंप्लेंट्स वाला इश्यू को ही कैन टेक अप विद द हायर अथॉरिटीज एंड वो उसके अगेंस्ट जो भी एक्शन लेना है वो लेंगे एंड अगेन इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर से उनका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सो ये सेक्शन में इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डेल्व डीपर इनटू दिस, इसलिए मैंने एक ओवरऑल आपको आइडिया दे दिया है इसमें।
नो चैप्टर 8 देखता है ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, जिसमें सेक्शन 52 से 56 तक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम लोग अभी करेंगे। नो जब भी कोई ऑफेंस हुआ है अंडर दिस कोड, इसका कौन कॉग्निजेंस लेगा, मतलब कौन हियरिंग करेगा, कौन सुनेगा एंड हियरिंग करेगा। नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास शेल ट्राई द ऑफेंसेस अंडर दिस कोड। इस कोड के तहत जो भी ऑफेंसेस होंगे, जो भी गलतियां होंगी, जो भी कंप्लेंट्स होंगे, उसमें कौन उनकी सुनवाई कर सकता है। वो कर सकता है इधर एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, क्योंकि इनमें भी कई सारे कैडर्स होते हैं। जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो ही इन ऑफेंसेस को ट्राई करके उनके लिए पनिश, मतलब जो भी वर्डिक्ट है वो दे सकते हैं, अवार्ड। सेक्शन 54 डील करता है पेनाल्टीज फॉर ऑफेंसेस एंड एम्प्लॉयर जो हु पेज एन एम्प्लॉय लेस देन द ड्यू अमाउंट, अगर मिनिमम वेज या वेज जो भी है उससे कम दिया है तो उसको फाइन अप टू 50,000, अप टू ओके मैक्सिमम 50,000 है। अगर रिपीट ऑफेंस है तो 3 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट, 1 लाख फाइन और बोथ सभी लग सकते हैं फिर से किया है तो। वायलेशन ऑफ एनी अदर प्रोविजन, इस एक्ट के तहत जो भी प्रोविजन अगर इसने फॉलो नहीं किया है, इन दैट केस अ फाइन ऑफ अप टू 20,000 उसको लगेगा। कोई रजिस्टर्स मेंटेन करना है उसने नहीं किया है, सो मैक्सिमम 20,000 तक फाइन लग सकता है। लेकिन फिर से रिपीट किया है, वही रिपीट ऑफेंस है, देन 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फिर 40,000 फाइन लग सकता है या फिर बोथ सभी हो सकते हैं। एंड फॉर इम्प्रॉपर और नॉन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एम्प्लॉयर मे बी फाइंड 10,000 रुपीज। इंस्पेक्टर आया है वहां, उसने बोला है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स देखना है, इसके पास उसने मेंटेन ही नहीं किया है, इन दैट केस वो 10,000 अप टू 10,000 उसको फाइन लग सकता है। सो यहाँ पे क्विक कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन एन एम्प्लॉयर में फेस फॉर पेइंग एन एम्प्लॉय लेस देन द ड्यू अमाउंट। तो यहाँ पे कितना अमाउंट, 20, 30, 40, 50, मैक्सिमम कितना अमाउंट उसको लग सकता है। इसमें उसको लग सकता है मैक्सिमम 50,000। सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 9, लास्ट चैप्टर है मिसलेनियस, जहाँ पे सेक्शन 57 से 69 तक है। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे हैं जो किसी और इधर अब तक जो भी हमने चैप्टर्स किए हैं उसमें फिट नहीं बैठता है, तो वो सारे यहाँ पे डाला गया है। तो एक आधे इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते, अदरवाइज इसमें से बहुत कम सेक्शन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बर्डन ऑफ प्रूफ, कोई भी अगर एम्प्लॉई कंप्लेंट करता है रिलेटेड टू नॉन पेमेंट ऑफ द वेजेस और द बोनस, या फिर लेस पेमेंट हुआ है या फिर कुछ इलीगल डिडक्शन हुआ है, एम्प्लॉई ये कंप्लेंट किया है, देन ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो प्रूव करे कि ये सारे पेमेंट्स उसने सही से किए। इसीलिए कहते हैं कि वो जो भी रजिस्टर्स है, रिकॉर्ड्स है, वो सही से मेंटेन करे, सो दैट इस तरह के कंप्लेंट्स में उसके पास प्रूफ हो। सेक्शन 60 डील करता है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। ना कोई भी एम्प्लॉई एक अगर कोई एग्रीमेंट साइन करता है कि हाँ मुझे बोनस नहीं चाहिए या वेज नहीं चाहिए, जिसके चलते हुए एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो रही है, मतलब वो जो फॉर एग्जांपल 8.33% 1,000 रुपीज़ 8 पॉइंट मिनिमम बोनस इतना मिलना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय को, ये उसका हक है एज पर दिस एक्ट। लेकिन एक एग्रीमेंट एम्प्लॉयर ने बनवा के एम्प्लॉय से साइन करवाया है कि हाँ मुझे कोई बोनस नहीं चाहिए, मुझे कोई बोनस नहीं दिया जाएगा, अगर उस तरह से कुछ एग्रीमेंट भी है वो इनवैलिड हो जाएगा, इट इज नॉट वैलिड एज पर दिस कोड, क्योंकि ये एम्प्लॉयर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम कर रहा है। तो उसको तो वो 1,000 रुपीज़ इवन इफ एग्रीमेंट में लिखा है कि मुझे नहीं चाहिए, तब भी एम्प्लॉयर को उतना बोनस तो देना ही पड़ेगा, मतलब मिनिमम बोनस फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। So a quick question, in a claim filed for non-payment of the remuneration or bonus, who bears the burden of proving that the dues have been paid? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉय की है, एम्प्लॉयर की है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की है, या कोई अपीलेट अथॉरिटी के है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉयर की कि वो प्रूव करे कि इसने सारे पेमेंट सही से किए हैं। सो हियर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। सो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। कोड ऑन वेजेस हमने किया है, इसमें हमने देखा है कि 9 चैप्टर्स है एंड इसमें 4 ऐसे लेबर कोड्स है जो सब्स्यूम हुए हैं, एंड इस 9 चैप्टर्स में हमने हर एक चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उनको हमने कवर किया है कॉम्प्रिहेंसिवली, एंड उसके तहत कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस किए हैं।
एंड आई रियली होप दैट आपको बहुत मज़ा आया है ये सेशन अटेंड करके, एंड आपके कुछ भी डाउट्स है, कमेंट्स है, नो ऑल आर मोस्ट वेलकम, कुछ सजेशंस है वो भी वेलकम है। एंड थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ तक आए हैं वीडियो के एंड तक, एंड आपको कुछ भी if you want to know more about the courses etc you can always reach out to us on this number, या फिर आप हमें मेल भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली वेब पेज पे भी जा सकते हैं जहाँ पे courses.edutap आप गूगल पे भी टाइप करोगे ना, आपके कोर्सेज वाला पेज ओपन हो जाएगा edutap में, एंड उसमें जो एग्ज़ाम है यूपीएससी ईपीएफओ का वहाँ उस पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी उसमें कोर्सेज हैं एसोसिएटेड विद यूपीएससी ईपीएफओ आपको वहाँ दिख जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली आप देख के अपने हिसाब से you can take an informed decision of purchasing any course. एंड जो मैंने डेमो कोर्स के बारे में समझाया था उसका लिंक ऑलरेडी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड विद इन वेरी फ्यू स्टेप्स आप उस डेमो कोर्स को खरीद सकते हैं, एंड उस जिसके तहत आप जो एडुटैप का जो यूपीएससी ईपीएफओ का मास्टर कोर्स है वो आपको 1 रुपये में ही 48 आवर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आप पूरा कंटेंट आप अच्छे से देख सकते हो, कंटेंट की क्वालिटी देख सकते हो, स्ट्रक्चर किस तरह से वो देख सकते हो, एंड किस तरह का कवरेज है टॉपिक का, कंपोनेंट्स अलग अलग कंपोनेंट्स का वो भी आप चेकआउट कर सकते हो अलॉन्ग विथ अटेम्प्टिंग वेरियस क्विजेस एज वेल, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाउ द कोर्स इज, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑफ परचेसिंग द master course or any other course for that matter related to UPSC EPFO. So thank you very much once again for being so patient, and I wish you all a very all the best for your exam preparation. See you all soon. बहुत जल्दी मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ जहाँ पे हम लोग कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस करेंगे, जो हम लोग 2 पार्ट्स में करने वाले हैं. थैंक यू वंस अगेन.